कहानी शुरुआत होती है 7 साल पहले से, जहाँ पर एक डंजन ब्रेक हुआ था। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें अपने एमसी के पेरेंट्स भी शामिल थे। उस दिन एमसी ने अपना सब कुछ खो दिया। उसके आंख में खून के आंसू थे। वो सिर्फ एक ही कसम खाता है कि मैं हंटर बनूंगा और सभी मॉन्स्टरों को खत्म कर दूंगा। लेकिन प्रेजेंट में आज 7 साल बीत चुके हैं और अपने एमसी को जिम हंटर ट्रेनर ने निकाल दिया गया है। वो याद करता है कि कैसे जिम ट्रेनर ने उसकी बेइज्जती करके उसे जिम से निकाला था। वो कहता है कि तुम्हें ट्रेन करते करते 7 साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने 1% भी इम्प्रूव नहीं किया है। यहाँ तक कि नॉर्मल हंटर कुछ महीनों में ही अपना टैलेंट एक्टिवेट कर लेते हैं। वो सीधे सीधे बोल देता है कि हम तुम जैसे कचरे को यहाँ नहीं रख सकते। एमसी बेंच पे बैठा हुआ सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है। एक माँ अपने बेटे से पूछ रही होती है कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स हो तो क्या करना चाहिए। बच्चा बिना डरे जवाब देता है कि जब लाइफ में मुसीबत आए तो ब्रेव बनना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सब सुन के एमसी को ये लाइन हिट करती है और वहाँ से वो भागता है। और वो वहाँ से भागते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैंने 7 साल तक गिव अप नहीं किया तो अब क्यों करूँ। वो भागता है और जिम ओनर के घर के सामने खड़ा होता है। वो उसका दरवाजा खटखटाता है, जिससे ओनर बाहर आता है। वो कहता है कि मुझे एक आखिरी मौका दे हंटर टेस्ट देने का। ओनर उस पर गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम एक कचरा हो, और उसे एक पंच मारता है, जिससे अपना एमसी कूड़े में जाके गिरता है। वो जाते जाते कहना नहीं बोलता कि तुम अभी भी एक कचरा ही हो। ये सब सुन के अपना एमसी पूरा टूट जाता है। वो सिर्फ एक ही विश करता है कि काश मेरे पास भी कोई टैलेंट होता। शायद से उसकी ये आवाज़ किसी ने तो सुन ली है। उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है कि आपको टावर ऑफ ट्रायल्स के लिए चुना गया। ये सुनकर अपना एमसी शॉक हो जाता है। वो अपने आप को पानी में डूबता पाता है और वो अपनी मदद के लिए हेल्प चिल्लाता है, जिसे सुनकर ओनर बाहर आता है। वो कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए, लेकिन एमसी को वहाँ ना पाकर वो शॉक हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ अपने एमसी किसी समुद्र में डूब रहा है और फिर दूसरी तरफ से निकलता है। अपने एमसी सोच रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी उसके सामने डिफिकल्टी चूज करने के ऑप्शन आते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। वो बिना सोचे इसे एक आखिरी मौका समझते हुए हार्ड मोड को चूज कर लेता है। वो अपने आप को रेगिस्तान के बीच में पाता है। वो कंफ्यूजन में इधर उधर देख रहा होता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया। तभी सिस्टम की तरफ से उसे तलवार भी दी जाती है और उससे कहा जाता है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है, सरवाइव करना, जिससे उसका टैलेंट अनलॉक हो जाएगा। ये सब सुन के एमसी सोच रहा होता है, मैंने अपने पूरे 7 साल दिए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी कोई ट्रेट अनलॉक नहीं हुआ, लेकिन अब ये मेरा आखिरी मौका है। जैसे ही वो सोर्ड की तरफ बढ़ता है, तभी उसके नीचे से कोई हलचल होती है और उसके पीछे एक सैंड गोलम अपेयर होता है। एमसी उसे देख के घबरा जाता है, लेकिन सिस्टम कोई नहीं कर सकता। सिस्टम अपना टाइम चालू करता है 10 मिनट। अपना एमसी तलवार उठाता है और उससे भागने लगता है। वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर कहाँ फंस गया। तभी सिस्टम से आवाज़ आती है, अगर तुमने यहाँ पर हारे तो तुम्हारी सीधा मौत हो जाएगी। वो उस सैंड गोलम से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। वो सिस्टम को गाली देता है कि मुझे टैलेंट का झांसा देकर मारने की कोशिश कर रहा है। वो क्या सैंड गोलम इतना स्लो लगता है, लेकिन उसका शरीर इतना बड़ा है कि मैं कितना भी भाग लूँ वो मेरे पास जल्द से जल्द पहुंच जाता है। उसे इतने बड़े जायंट गोलम को हराने के लिए सिर्फ एक सोर्ड दी गई है। तभी उसके मन में लोगों की हंसी और मजाकिया बातें गूंजने लगती हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुम सिर्फ एक कचरा हो, तुम हार क्यों नहीं मानते। ये सब सुनकर अपना एमसी कहता है कि ये मेरा आखिरी मौका है, मैं या तो मरूंगा या इस टैलेंट को अनलॉक करके ही रहूंगा। तभी वो चट्टान की तरफ भागने लगता है और वो कहता है कि मैंने अपने पूरे 7 साल लगा दिए, मेरे पास एक हंटर से ज़्यादा नॉलेज है। मुझे पता है कि अगर इस सैंड गोलम का मैं कोर तोड़ दूं तो मैं इससे इजीली जीत सकता हूं। पर एमसी को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है कि वो इस कोर तक पहुंच पाए। तभी वो उस चट्टान से जंप मारता है और उस चट्टान की दूसरी तरफ आ जाता है, जिससे गोलम भी उस ढलान को झेल नहीं पाता। वो घिसटता हुआ नीचे की तरफ गिरने लगता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए एमसी उसके ऊपर आ जाता है। उसे लगता है कि ये उसका आखिरी मौका है और वो उस पर वार करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके कोर पर सिर्फ क्रैक आया है। वो घबरा जाता है और एक बार और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोशिश भी कर पाता, गोलम उसे पकड़ लेता है। लेकिन एक बार फिर उसके कानों में वही आवाज़ गूंजने लगती है कि तुम एक कचरा हो, तो तुम हंटर नहीं बन सकते। ये सब सुन के वो अपनी तलवार को टाइट से पकड़ता है और उसे कहता है कि ये मेरा आखिरी मौका है, और वो अपनी तलवार उसके कोर की तरफ फेंकता है, जिससे उसका कोर टूट जाता है और गोलम डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके पास 7 मिनट बचे होते हैं, लेकिन उसने ट्रायल कंप्लीट कर लिया होता है। वो ज़मीन पर गिरता है और उठता है। वो शौक में होता है कि उसने सच में एक सैंड गोलम को हरा दिया। वो खुश होता है,
सैंड गोलम को हरा के। तभी सिस्टम से बधाई देते हुए नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, जिस वजह से तुम्हें 1000 पॉइंट दिए जाते हैं और बोनस रिवॉर्ड में फास्ट रीजन ई क्लास दी जाती है, 500 पॉइंट दिए जाते हैं। एमसी सोच रहा होता है कि उसने पूरे 7 साल लगा दिए यहाँ तक आने में और वो इस बार कामयाब हो गया। उसका नया ट्रेट अनलॉक होता है जो कि होता है नेक्रोमेंसर F क्लास। ये देखकर कि उसे एक नया टैलेंट मिला है, वो सोच रहा होता है कि मैं फाइनली एक हंटर बन चुका हूँ। वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा, लेकिन उसके सामने एक ब्लैक और अपेयर होता है। वो सोच रहा होता है कि ये क्या है। जैसे ही वो उस ब्लैक फॉग को छूता है, उसकी नेक्रोमेंसी F क्लास एक्टिवेट हो जाती है। उसे नोटिफिकेशन आता है कि क्या तुम सैंड गोलम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना चाहते हो। वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर भी यस पर क्लिक कर देता है और वो ब्लैक फॉग उसके शरीर में अब्जॉर्ब होने लगती है। डेड स्पिरिट अब्जॉर्ब करने के बाद उसकी स्टैट 7% से बढ़ जाती है और उसे महसूस होता है कि वो डेड स्पिरिट उसके अंदर जा रही है और वो अभी सिर्फ 5 स्पिरिट को ही एक बार में अब्जॉर्ब कर सकता है। उसे फील होता है कि उसके अंदर ताकत बढ़ रही है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ 3 पॉइंट से बढ़ जाती है और स्टेमिना 2 पॉइंट से बढ़ जाता है और बताया जाता है कि जब जब ये स्पिरिट अब्जॉर्ब करेगा तो इसके स्टैट परमानेंटली बढ़ेंगे। अपनी एमसी ने पूरे 7 साल लगाए थे अपनी ट्रेनिंग में। वो लगभग हार मान चुका था। हमें उसके ट्रेड का पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर वो F रैंक का नेक्रोमेंसी होता है, जिसकी 7% से एबिलिटी बढ़ चुकी होती है। उसका मेन इफेक्ट स्पिरिट्स को ऑब्जर्व करना होता है। दूसरा इफेक्ट उसकी स्किल्स को परमानेंटली बूस्ट देता है। तीसरा इफेक्ट वो डेड स्पिरिट्स को कभी भी यूज कर सकता है और उन्हें स्टोर कर सकता है। अपना एमसी खुश हो जाता है कि वो फाइनली एक हंटर बन गया है। तभी उसके सामने एक पोर्टल अपेयर हो जाता है लॉबी की तरफ जाने के लिए। अपना एमसी उसकी तरफ बढ़ता है और एक लॉबी एरिया में आकर गिरता है। वो जैसे ही वहाँ से खड़ा होता है उसका शरीर पूरी तरह से हील हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि हर ट्रायल के बाद उसका शरीर अपने आप ही हील हो जाएगा। उसे वहाँ कोई नहीं दिखता सिवाय एक बेड के। वो सोचता है कि इतने बड़े रूम में एक बेड ही सही, मैं थोड़ी देर आराम तो कर पाऊंगा। वो बेड पे लौटता है और सोच रहा होता है कि मैं इस जगह से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। उसके सामने एक पैनल ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि आप किसी भी फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए कमांड दे सकते हैं। वो अपने गालों पे थप्पड़ मारते हुए अपने आप को समझा रहा होता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलने पर ध्यान देना होगा। उसके सामने एक पैनल अपेयर होता है जहाँ पर लेवल 2 के लिए उसे 24 घंटे तक वेट करना होगा और वो देखता है कि वो एक बोर्ड कम्युनिटी में एंटर कर चुका है। उस रूम चैट में पूरी तरह से केओस मचा हुआ है। वो सोचता है कि ये इस गेम का कोई सोशल मीडिया ऐप है। वो देखता है कि वहाँ पर हंटर और सिविलियन दोनों ही तरह के लोग शामिल हैं। तभी वो शॉक हो जाता है और वो देख रहा होता है कि उसके सामने एक टेस्ट लिखा आता है। वो पर्सन बता रहा होता है कि उसके पास न्यूज़ है जिन्होंने ट्रायल कंप्लीट किया है। ये देख कर अपना बंदा चौकन्ना हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि शायद से ये हमें इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता बता दे। वो पर्सन बताता है कि तुम इस ट्रायल में बिना पॉइंट्स के लिए कुछ भी नहीं हो। तुम यहाँ तक कि एक पानी की बोतल तक नहीं पी सकते जब तक आपके पास पॉइंट ना हो, और आप ये पॉइंट्स ट्रायल कंप्लीट करके ले सकते हैं। अपना एमसी सिर्फ घर जाने के लिए सोच रहा होता है। तब वो कह रहा होता है कि मुझे हंटर बनने के लिए एक सोर्स से कहीं ज़्यादा अधिक चाहिए होगा। तभी वो स्टोर से एक शील्ड खरीद लेता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना हो और वो अपनी ट्रेनिंग चालू कर देता है। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद वो थक जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसका शरीर पूरी तरह से हील हो जाता है। एमसी कहता है कि जब तक ये लॉबी मुझे पूरी तरह से हील करती रहेगी मैं जितना चाहे उतना ट्रेन कर सकता हूँ। तभी अपने एमसी के पेट से आवाज़ आती है। वो सोच रहा होता है कि शायद ये लॉबी मुझे भूख मिटाने के लिए भी मदद कर सके। वो स्टोर से बहुत सी चीज़ें खरीद लेता है। वो कहता है कि मेरे पास अब 40 पॉइंट ही बचे हैं। अगर मुझे बोनस रिवॉर्ड नहीं मिला होता तो शायद मैं ये शील्ड भी नहीं खरीद पाता। लेवल 2 को स्टार्ट होने के लिए टाइम 17 मिनट बचे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि क्या मैं इस ट्रायल को कंप्लीट कर पाऊंगा। फिर वो अपने आप से एक वादा करता है कि कुछ भी हो जाए मुझे सरवाइव करने के लिए ये ट्रायल कंप्लीट करना ही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि ट्रायल लेवल 2 चलने के लिए सेकंड्स गिरने लगती है और वो लेवल 2 पोर्टल में एंटर करता है। डिफ़िकल्टी हार्ड। वो ये देख के शॉक हो जाता है कि इस बार का ट्रायल उसे एक जंगल में मिला है। उसे बताया जाता है कि ये एक असैसिन थीम बेस्ड ट्रायल है जहाँ पर आपको टाइम लिमिट में रहकर और के कबीलों को मारना होगा। अपना एमसी एक चट्टान पर खड़े हुए एक ओर्स के कबीले को देखता है। वो सोचता है कि शायद से मुझे इन सबको मारना होगा, वो भी इनके नाक के नीचे खड़ा होकर। अपना बंदा उस कबीले के पास जाता है और झाड़ियों में छुपा होता है। वो सोच रहा होता है कि इस कबीले को रक्षा करने के लिए और हंटर्स भी होंगे, मैं सिर्फ एक ओर्स को ही अपने हिसाब से संभाल सकता हूँ।
वो कहता है कि इस तरह के पूरे कबीले को संभालने के लिए लगभग 5 ई रैंक के हंटर चाहिए होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अकेला हूँ। वो सोचता है कि वो पीछे हट जाए और एक नए प्लान के साथ वापस आए। वो सोचता है कि यही तो तरीका है अपने आप को लेवल अप करने का। वो एक मशाल तैयार करता है और अपनी इन्वेंट्री में डाल लेता है। एमसी उन ऑर्क्स की पूरी जानकारी निकाल लेता है। ये ऑर्क्स सुबह सुबह हंटिंग के लिए बाहर जाते हैं और शाम होने से पहले वापस लौट आते हैं। और जैसे ही वे बाहर जाएंगे मैं इस टाउन में फायर लगा दूंगा। अपना एमसी इंतजार करता है और जैसे ही गार्ड खाना खाने और आराम करने के लिए अंदर जाते हैं, इस मौके का फ़ायदा उठा के अपना एमसी मशाल को बाहर निकालता है और उस टाउन में फेंक देता है। ओर्क्स घबरा जाते हैं और अपना एमसी कहता है कि मुझे सबसे पहले इन ओर्क्स को मारना पड़ेगा जो अपने टाउन को बचाने के लिए पानी ला रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि ओर्क्स अपने पानी लाने के लिए तालाब के पास जाते हैं, लेकिन अपना एमसी उन सबको एक ही बार में काट देता है। उन सबको मारने के बाद अपना एमसी नेक्रोमेंसी या फ्रैंकटेट एक्टिवेट करता है और उनकी सोल एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी स्किल्स 9% से इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही वो स्पिरिट को एब्जॉर्ब करता है, उसके पीछे एक हंटर ऑर्क आ जाता है। वो घबरा जाता है, उसके ऊपर हमला होता है। वो अपनी शील्ड से कवर करता है। वो देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो वो अपनी अब्जॉर्ब की हुई स्पिरिट्स को यूज़ करके अपने स्टैट्स को बढ़ाता है। अपनी स्ट्रेंथ 4 पॉइंट से और अपनी एजिलिटी 2 पॉइंट से बढ़ा देता है और वो फाइनली उस गार्ड को भी मार देता है। वो अपनी फास्ट रीजन की स्किल एक्टिवेट करता है और डेड स्पिरिट के साथ अपनी स्टेट परमानेंटली इंक्रीज करता है। उसकी स्टेमिना, एजिलिटी और स्ट्रेंथ में भी बढ़ोतरी आती है। वो उस टाउन में अप्रोच करता है। वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ सिविलियंस ऑर्क है। इससे पहले कि गार्ड्स अप्रोच करे, वो उन सिविलियंस को एक एक करके मारने लगता है। वो शौक हो जाता है कि एक सिविलियन में से एक ऑर्क आता है और उस पर हमला करता है। वो उस हमले से बचता है, लेकिन वो सोचता है कि ये बचने के लिए कुछ भी करेंगे। उनमें एक ऐसा बंदा भी होता है जो मैजिक का यूज़ करना जानता है। अपने बंदे पर वो मैजिक का यूज़ करता है, जो एक फायर अटैक होता है। जैसे ही और खुशी मनाने लगता है, अपने बंदा दिखाई देता है जिसको एक अपनी एमसी की एक न्यू स्किल एक्टिवेट हो जाती है, बर्न रेजिस्टेंस एफ रैंक। अपने एमसी को सही सलामत देख के वो और घबरा जाता है। वो उस पर एक और फायर अटैक करता है, लेकिन इस बार अपना एमसी उसका हाथ काट देता है। ये सब देख के वो घबरा जाता है और एक घर की तरफ भागने लगता है। अपना एमसी उसका पीछा करता है। वो उस घर के अंदर पहुंचता है और वो देखता है वो बेबी ओर्क को बचा रहा है। तभी उनमें से एक बेबी ओर्क उसके पास आता है, उसके पैरों पे बैठता है और रोने लगता है। अपना बंदा सोच रहा होता है कि उसे याद आता है कि इन्हीं ओर्क्स ने 7 साल पहले उसके माँ बाप को मार दिया था। अपने एमसी को भटका हुआ देख वो बेबी ओर्क एक नाइफ निकालता है और उस पर हमला करने वाला होता है। इससे पहले कि वो हमला कर पाए, अपना एमसी उसे एक ही बार में गिरा देता है। ये सब देख के मेन ऑर्क उस पर हमला करता है, लेकिन अपना एमसी उन्हें एक बार में ही काट देता है। उसे लेवल 2 को कंप्लीट करने के लिए कंग्रेचुलेट किया जाता है। वो लेवल 2 को कंप्लीट करने के बाद लॉबी में दोबारा पहुंचता है। वो देखता है कि लेवल 2 बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, अर्थ पे कैसे जाया जाए। अपना बंदा भी ये देख कर शौक हो जाए कि असल में अर्थ पर जाया कैसे जाए। उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि हर लेवल पे पहुंचने के बाद आपको एक मौका दिया जाएगा एडमिन से क्वेश्चन पूछने का। उस चैट में हर बंदा अर्थ पर वापस जाना चाहता है। हमें बताया जाता है कि जब कोई हंटर लेवल 5 पे पहुंचेगा तो उसे मौका दिया जाएगा। कोई हंटर लेवल 5 पे पहुंचता है तो उसे रिटर्न स्टोन दिया जाता है, टेम्परेरी रिटर्न स्टोन दिया जाता है, जो कि अर्थ पर कुछ दिनों के लिए जाने के लिए होता है। जैसे ही आप लेवल 8 पे पहुंचते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप परमानेंटली अर्थ पर जा सको। अपना एमसी कहता है कि भले ही मुझे अर्थ पर वापस जाना है, लेकिन मुझे इस जगह पर हंटर के रूप में एक नाम बनाना होगा। हमें उसका ट्रेड पैनल दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके नोक्रोमेंसी एफ स्किल 65% से बढ़ चुकी है। वो ये सोचकर खुश हो जाता है कि अगर मैंने ये पावर अर्थ पर ले जा पाया तो मैं अर्थ पर अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। लेकिन उसे ये हार्ड लगता है कि लेवल 2 मेरे लिए इतना हार्ड है तो लेवल 8 तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। वो अपनी स्टेटस मैनुअल खोलता है। वो देखता है कि अभी तक उसके जितने पास भी स्ट्रेंथ पॉइंट है, वो जितने भी सब मिला के वो सिर्फ एक ई लेवल का हंटर है। वो सोचता है कि मैंने ऑर्क के कैप्टन को मारा था जिससे मुझे उसकी सोल मिली थी, मैंने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है उसके स्टेट्स में बढ़ोतरी होती है, जिससे वो अपने अंदर पावर को इंक्रीज होते हुए महसूस करता है। वो उसको टेस्ट करने के लिए भागता है, जिससे वो दीवार पर चलने लगता है, लेकिन वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक दीवार में धंस जाता है, जिससे वो दीवार में उसका फोटो बन जाता है। वो कहता है कि अभी मेरी बॉडी इस पावर से यूज टू नहीं हुई है। फिर वो एक शील्ड, एक डैगर
और एक क्लॉक खरीदता है जिससे उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। उन्हें पहनने के बाद अपना बंदा उनका ट्रेल टेस्ट करने के लिए कुछ ट्रिक्स अपनाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरे डंजन में पहुंच चुका है। हमें दिखाया जाता है कि लेवल 3 हार्ड डिफिकल्टी के साथ डंजन का थीम होता है डुअल। वो देख के शौक हो जाता है कि वो एक केव में है। उसे बताया जाता है कि डार्कनेस विल अपेयर। उसे बताया जाता है कि गार्डियन ऑफ डार्कनेस अपेयर होगा 10 सेकंड में। फिर अपना एमसी स्टैंस लेता है और अपने आप को रेडी करता है। अपने एमसी के पीछे एक डार्कनेस अपेयर होती है। जैसे ही अपने बंदे को पता चलता है उसके पेट में एक चाकू घोंप दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि आपको इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए इस हराना होगा। जैसे ही अपने बंदे को पता चलता है वो उसको किक मारकर दूर फेंकता है। जैसे ही दोनों के डिस्टेंस होता है अपने बंदे को गहरी चोट आई होती है। वो सोच रहा होता है कि अगर लास्ट सेकंड पे मैंने अपने आप को बचाया ना होता तो शायद ये तलवार मेरे पेट में होती। अपना बंदा सोचता है कि ये मेरी स्किल्स की कॉपी कर रहा है। ये पता करने के लिए वो उस पर हमला करता है। लेकिन वो ये देख के शौक हो जाता है कि उसके पास भी सेम स्किल है अपने आप को हील करने की। फिर वो डार्कनेस अपने बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन अपना बंदा अपनी शील्ड से उसको ब्लॉक करता है और उसे दूर फेंकता है। एमसी कहता है कि अगर ये मेरी स्किल्स को कॉपी करके मेरी टेक्निक्स का ही इस्तेमाल करेगा तो मुझे पता है कि मेरी खुद की टेक्निक्स को कैसे हराया जाए। वो उस पर हमला करता है लेकिन जैसे ही डार्कनेस की तलवार उसके मुंह के सामने होती है वो उसको डोज करता है। फिर डार्कनेस उस पर हमला करता है। अपना बंदा कहता है कि मेरे साथ साथ ये भी इवोल्व हो रहा है। फिर वो अपनी क्लॉक की स्किल्स एक्टिवेट करता है जिससे उसकी स्पीड 15% के लिए बढ़ जाएगी 1 मिनट के लिए। वो एक भी सेकंड वेस्ट ना करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसको एक भी मौका ना देते हुए उसके चेहरे पर एक किक मारता है और वो फिर अपने डैगर से उसके कंधे को काट देता है। वो खुश हो ही रहा होता है लेकिन ये देख के शौक हो जाता है कि उसके साथ साथ उसके खुद के कंधे का भी बुरा हाल हो जाता है। एमसी अपने आप को फोकस करने को कहता है। वो कहता है कि उसके लास्ट अटैक से वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा लेकिन उसके पास तलवार नहीं है क्योंकि उसका हाथ कट गया है। उसकी स्किल का टाइम भी 11 सेकंड तक रिमेन बच जाता है। वो टाइम वेस्ट न करते हुए अपना स्टैंस लेता है और शील्ड से हमला करने जाता है। यह देख डार्कनेस भी शॉक हो जाता है। वो देखता है एमसी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर वो अपना तलवार कैसे न कैसे करके हमला करने की कोशिश करता है लेकिन अपना बंदा उसे एक भी मौका ना देते हुए उसे शील्ड से ही हमला करता है जिस वजह से तो वो कई बार टप्पा खाता है और दूर जाके गिरता है। यह देखकर कि डार्कनेस अब हिल नहीं सकता अपना बंदा उसके पास जाता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। उसे कंग्रेचुलेट करते हुए नोटिफिकेशन आती है कि आपने लेवल 3 कंप्लीट कर लिया है। वो लॉबी में लौटता है और अपनी सारी इंजरीज को हील करता है। वो अपनी पावर टेस्ट करने के लिए एक दीवार पर पंच मारता है जिससे वो दीवार पूरी शैटर हो जाती है। लेवल 3 कंप्लीट करने के बाद वो उस डार्कनेस की स्पिरिट भी ऑब्जर्व कर लेता है। वो देखता है कि उसकी शक्तियों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ाव आया है। फिर हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि उसकी जो नेक्रोमेंसी प्रोफेंसी है वो 100% से बढ़ चुकी है। उसका ग्रेड F रैंक से बढ़कर E रैंक पर पहुंच चुका है। उसे एक नया इफेक्ट भी मिलता है। जब भी वो डेड स्पिरिट को ऑब्जर्व करेगा तो वो उन स्पिरिट में से किसी भी एक स्किल्स को एक्वायर कर सकता है। ये देखकर अपना एमसी शॉक हो जाता है कि वो दूसरी स्पिरिट्स की स्किल भी एक्वायर कर सकता है। वो कहता है कि मैंने पहले रीजनरेट्स की बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद प्राप्त की थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस सिस्टम का कोई चीट कोड एक्वायर कर लिया है। फिर वो कम्युनिटी में एंटर करता है। वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे लोग अगले लेवल की बात कर रहे हैं। उसमें बताया जाता है कि अगला लेवल एक टीम के साथ होगा। उनमें से एक पर्सन दावा करता है कि शायद से ये सब हमें एक दूसरे को मारने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अपना ये बंदा पढ़कर शौक हो जाता है कि शायद से हमें अगले लेवल में एक दूसरे को मारना होगा। फिर हमें लेवल 4 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कंप्लीट करने का टाइम लिमिट 1 दिन होता है। अगर वे टाइम लिमिट में रहकर अगर ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो इनकी एक ही पेनल्टी होगी, डेथ। अपना एमसी वहाँ पहुँचता है और अपने सामने 2 लोगों को पाता है। एक लड़की उसके पास आकर कहती है अगर हम एक ही टीम है तो हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। वो अपना नाम हायन ली बताती है। वो बताती है कि वो एक सपोर्टर E रैंक हंटर है। तभी उन दोनों को एक आवाज़ आती है कि वे किसी कमज़ोर हंटरों से नहीं मिला। वो अपना नाम बताता है शांगहुन ली। वो एक क्लोज कॉम्बैट D रैंक हंटर है। अपना एमसी सुनकर सोचता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा रूड है। ऐसे बंदे अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट कराना पसंद करते हैं। फिर वो अपना इंट्रोड्यूस करता है कि मैं एक हंटर नहीं हूँ लेकिन मैं ट्रेन कर रहा हूँ एक हंटर बनने के लिए। वो बंदा स्मर्क करता है और कहता है कि वो सिर्फ एक ट्रेनी है। वो एमसी को कहता है कि तुम हमारे सिर्फ रास्ते में आओगे। अपना एमसी उससे कहता है कि मैं अच्छे से लड़ना जानता हूँ,
स्वॉर्डमैन उस पर चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तब अपने एमसी को याद आता है कि मैं हमेशा से इसी तरीके से ट्रीट हुआ हूँ। वो हमेशा से ऐसी बातें सुनता आ रहा है। वो स्वॉर्डमैन उसे पीछे रहने को और उस लड़की का ध्यान रखने को कहता है। अपना बंदा सोचता है कि मेरे लिए भी ये अच्छा ही होगा कि मैं पीछे रहकर ये सब ऑब्जर्व करूं। फिर वो उस गेट की तरफ बढ़ते हैं। उनके सामने एक वार्निंग आती है कि आपके सामने भी एक टीम है और आप भी एक 3 बंदों की टीम हो। आप में से जो भी पहले इस ट्रायल को कंप्लीट करेगा वो जीत जाएगा। फिर कार्सल का गेट ओपन होता है। गेट खुलते ही गोब्लिन्स उन पर हमला कर देते हैं। वो सबसे पहले उस स्वॉर्डमैन पे हमला करते हैं। ये सब देख के वो शौक हो जाता है कि रुकी क्या कर रहा है, उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। अपना एमसी शौक हो जाता है कि अभी भी वो इतना रूड बन रहा है जबकि वो अपने हिस्से के सारे गोब्लिन्स मार चुका है। स्वॉर्डमैन चिल्ला के उस लड़की से कहता है कि वो उसे बूस्ट क्यों नहीं दे रही। वो कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अपना एमसी उस लड़की से रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो उसे अकेले नहीं संभाल पाएगा, मुझे उसकी मदद करने जाना होगा। ये सब सुन के लड़की शौक हो जाती है और उस पर चिल्लाती है कि मेरे पीछे अगर किसी ने हमला किया तो वो क्या करेगी। लेकिन वो ये देख के शौक हो जाती है कि उसके पीछे के सारे गोब्लिन्स पहले ही मार दिए गए हैं। वो ये देख के यकीन नहीं कर पाती। हमें दिखाया जाता है कि उस स्वॉर्डमैन पे गोब्लिन्स हमला कर रहे हैं। एक गोब्लिन अपने हथियार से उसकी तलवार पीछे की तरफ गिरा देता है और वो गोब्लिन उस पर जैसे ही हमला करने वाला होता है, वो स्वॉर्डमैन अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस रुकी पर यानी अपने एमसी को गाली दे रहा होता है कि वो सब उसी की वजह से हुआ है क्योंकि वो मेरी मदद करने नहीं आया। लेकिन एंड वक्त पर अपना एमसी उन सब गोब्लिन को मार के उसे बचा लेता है। वो ये देख कर शौक हो जाता है कि एक रुकी ने उन सबको कैसे मार दिया। अपना एमसी कहता है कि तुम पीछे रहो और ये सब मुझे संभालने दो। और एमसी कहता है कि असल में वो है जो मेरे रास्ते में आ रहा है। एक के बाद गोब्लिन्स को मारता चला जाता है। उससे नोटिफिकेशन आता है कि उसका अचीवमेंट कंप्लीट हो चुका है गोब्लिन स्लेयर का। ये देख के स्वॉर्डमैन घबरा जाता है और शौक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। उन सब गोब्लिन को मारने के बाद वो उन सब की सोल्स अब्जॉर्व करने लगता है। वो सोच रहा होता है कि क्या ये लोग भी इस अब्जॉर्विंग स्किल्स को देख पाएंगे। उन स्पिरिट्स को अब्जॉर्व करने के बाद वो अपनी स्टैट्स को पूरी तरह से बढ़ा देता है। वो देखता है कि किसी एक गोब्लिन में से उसे एक न्यू स्किल मिली है। उस स्किल का यूज था कि उसकी फील्ड ऑफ विजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी। उसके आसपास आने वाले शिकारी और एनिमीज को डिटेक्ट करके वो उसे इजीली मार सकता है। ये देखकर अपना एमसी खुश हो जाता है। स्वॉर्डमैन अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। वो अपने बंदे को कहता है कि वो लकी था कि उसे एक वीक गोब्लिन्स मिल गए हैं। ये देखकर वे दोनों शौक हो जाते हैं कि ये अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। अपना एमसी उन दोनों से कहता है कि अब से टीम के आगे मैं रहूँगा। वो पूछता है कि स्वॉर्डमैन को इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। स्वॉर्डमैन कहता है कि ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है कि तुम पीछे रहकर हाई उनकी मदद करोगे। वो लड़की खुश हो जाती है कि मैं भी पीछे रहकर तुम्हें पावर बूस्ट दूंगी। फिर ये सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक के बाद सभी मिलकर गोब्लिन्स को मारने लगते हैं। अपना बंदा इन सबको मारने के बाद स्किल्स को बढ़ा रहा होता है। टाइम अब 14.5 घंटे बचा है। फिर वे एक शांत जगह पे पहुंचते हैं। उनमें से एक कह रहा होता है कि हमने अभी तक बहुत सारे लोगों को मार दिए लेकिन इस जैसी शांति कहीं भी नहीं थी। वे शौक हो जाते हैं। अपना बंदा किसी चीज़ को देख कर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वे देखकर शौक हो जाता है कि यहाँ पर सभी गोब्लिन्स पहले ही मारे जा चुके हैं। स्वॉर्डमैन पूछता है कि क्या हुआ यहाँ पर। अपना बंदा देखता है कि खून अभी भी गर्म है। इसका मतलब जो दूसरी टीम है वो अभी भी नियर बाय होंगी, हम उसे पकड़ सकते हैं। फिर उसे याद आता है कि अगर मेन बॉस हमसे पहले उस टीम ने मार दिया तो हमारे लिए एक ही पेनल्टी होगी जो कि होगी डेथ। वो कहता है कि हमें जल्दी से मूव करना पड़ेगा। फिर हमें दूसरी टीम को दिखाया जाता है जहाँ वे बंच ऑफ गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उनका बॉस उनके एक टीममेट से कह रहा होता है तुम्हें सच में लगता है कि ये आखिरी वाला था। उनकी टीम में से एक बंदा कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। बॉस कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी भरे इस काम से मैं थक चुका हूँ। ये सुनकर उसका टीममेट भी ऑकवर्ड हो जाता है। वे सब बॉस गेट के सामने पहुंचते हैं। बॉस उनमें से एक बंदे को उस गेट को खोलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बंदा गेट ओपन करता है उनके सामने नोटिफिकेशन आता है कि इस एरिया में दोनों टीमों का होना ज़रूरी है और इस एरिया से सिर्फ एक टीम ही वापस जा सकती है। अगर जब तक ये टीम टाइम लिमिट के अंदर अगर दोनों में से कोई भी नहीं मरता तो दोनों की डेथ हो जाएगी। हमें एक बैरियर दिखाया जाता है। इसका मतलब है दोनों टीम एक ही एरिया में आ चुकी हैं। ये देखकर ये सब शौक हो जाते हैं। अपनी एमसी की टीम अप्रोच करती है। दोनों की टीमों की नज़र एक दूसरे से मिलती है। अपना एमसी अपनी टीम से कहता है कि हम पहले उन पर अटैक करेंगे। एमसी हायून से कहता है कि तुम मुझे एजिलिटी की बफ देना।
और बाकी बचा बफ शांगुन को देना। हायुन एमसी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कितने ताकतवर हो, लेकिन सामने वाली टीम भी कम ताकतवर नहीं लगती। एमसी कहता है कि मुझे पता है, अगर मुझे कोई डेंजर फील होगा तो मैं सिग्नल दूंगा। ये सुन के हायुन एमसी को बफ देती है। हायुन अपने एमसी को बफ देती है, एजिलिटी 2% से बढ़ जाती है, जो कि 10 मिनट तक टिकेगी। अपना एमसी सोचता है, मैं अब वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहा जो मैं पहले था। मैंने एक ही बार में अकेले 30 गोब्लिन को एक साथ हराया था। सामने वाली टीम रेडी हो जाती है क्योंकि अपना एमसी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अपना बंदा फुल स्पीड से उन सबकी तरफ बढ़ रहा होता है। उनमें से एक बंदा अपनी शील्ड एक्टिवेट करता है, लेकिन अपना एमसी इतनी तेज होता है और उतनी ताकतवर से वार करता है कि उनकी शील्ड चकनाचूर हो जाती है और वे सब शैटर हो जाते हैं। अपना एमसी यहीं नहीं रुकता, वो एक एक करके सबको हराने लगता है। ये देखकर अपनी टीम भी शॉक हो जाती है। फिर उस बॉस की तरफ बढ़ता है। वो बॉस उसके अटैक को डोज कर रहा होता है, मुश्किल से डोज कर रहा होता है। अपना बंदा कहता है कि यही मेरा मौका है। एमसी पीछे से हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड वक्त पर एनिमी टीम का बॉस बच जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, अपना बंदा अपना एमसी उसे शील्ड फेंक कर डिस्ट्रैक्ट करता है और उसके पेट में अपना डैगर घुसा देता है। अपना एमसी एनिमी बॉस को मारता है और उसे फिनिश करता है। ये देखकर कि एमसी के हाथ कांप रहे हैं, हायुन पूछती है कि क्या वो ठीक है। हायुन सोच रही होती है कि वो शौक है इन 3 लोगों को मारने के लिए। मुझे लगता है कि इसका कोई पास्ट रहा होगा। अपना बंदा कहता है कि मैं ठीक हूँ, हमें अब बॉस की तरफ बढ़ना चाहिए। दोनों बिना सवाल पूछे उसके बाद से एग्री करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एमसी ने उस बॉस मॉन्स्टर को भी हरा दिया है। उसे बधाई दी जाती है कि आपने लेवल 4 कंप्लीट कर लिया है। उसे एक बोनस स्किल दी जाती है, इंस्टेंट एक्लेरेशन D-क्लास। उन्हें बताया जाता है कि अब वे लॉबी की तरफ बढ़ सकते हैं। स्वॉर्डमैन पहले ही निकल जाता है, लड़की वहीं रुकती है। अपना बंदा कह रहा होता है, एमसी कहता है कि हम शायद से अर्थ पे दोबारा मिल सके। हायुन एमसी से कहती है कि तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को तुम नहीं मारते तो कोई तो मारता ही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये देखकर अपना बंदा खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। हायुन इसकी तरफ कुछ इशारा करती है और सिस्टम से लिखा हुआ आता है कि तुम्हें हायुन की तरफ से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली है। हायुन कहती है कि मैं तुम्हारा पूरी तरह से शुक्रिया अदा नहीं कर सकती 4th लेवल को क्लियर करने के लिए। वो ब्लश करते हुए कह रही होती है कि जब तुम धरती पर वापस लौटो तो व्हाइट सिल्वर गिल्ड में मुझे ढूंढना। ये कहकर हायुन वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। अपना बंदा उन तीनों की लाश की तरफ मुड़ता है और देखता है उनकी स्पिरिट सामने आ चुकी है। अपना बंदा सोच रहा होता है कि मैं पहले सोच रहा था कि इनकी सोल एक्वायर करूं कि नहीं। फिर वो कहता है अगर मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है तो मुझे ये सब करना ही होगा। फिर उनकी सोल वो एब्जॉर्ब करने लगता है। वो कहता है कि अब मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं यहाँ से पीछे नहीं मुड़ सकता। एमसी लॉबी में लौटता है और उसके सामने नोटिफिकेशन आता है, आपका ग्रेड डिसाइड किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के थ्रू। उसके सामने पैनल आता है कि उसे एक निकनेम बनाना होगा। वो अपना निकनेम हंटमैन बनाता है और उसके सामने लीडर बोर्ड अपेयर होता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर रैंक नहीं करता। वो देखता है कि वो नंबर 16 पर रैंक कर रहा है। सिस्टम बताता है कि टॉप 50 में आने वाले हंटर्स को एक प्लस बेनिफिट मिलता है जो एक बार 8 लेवल पहुँच जाए उसके बाद बताया जाता है। एमसी इस बात को भूल जाता है और कहता है इसके बारे में बाद में सोचूंगा। उसके पास अब 4 स्पिरिट हैं। वो उन सभी स्पिरिट को परमानेंटली स्टेट्स में बदल देता है। वो सोचता है कि अब मैं ह्यूमन लिमिट से पार जा चुका हूँ। फिर वो एक रिटर्न स्टोन खरीदता है। रिटर्न स्टोन के जरिए वो 3 दिन के लिए वहाँ से अपने ओरिजिन जगह पर जा सकता है। वो रिटर्न स्टोन को यूज़ करते हुए कह रहा होता है कि मैं फाइनली घर जा रहा हूँ। उसके नीचे एक पोर्टल अपेयर होता है जिसमें वो खिंचता चला जाता है। वो अपने आप को अपने रूम के बिस्तर पे पाता है। वो कहता है कि साथ से उसे थोड़ी देर सो जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो लौटता है उससे बदबू आने लगती है। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं पहले शावर ले लूँ। उसका पैर किसी चीज़ पर पड़ता है। वो देखता है कि उसकी शील्ड और डैगर उसके पैर के नीचे है। वो कहता है कि यही उसके क्वेश्चन का आंसर है। वो ये दूसरी दुनिया की पावर इस दुनिया में भी इस्तेमाल कर सकता है। मार्केट में कुछ ऐसे हथियार मिलते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना के बेचे जाते हैं कि वे टावर से मिले हथियार हैं, लेकिन मेरे पास भी कुछ हथियार है जो मैं असल में बेच सकता हूँ। अपना एमसी सोच रहा होता है कि सबसे पहले मुझे एक हंटर लाइसेंस की ज़रूरत है। फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और किसी को फ़ोन में लगाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही हंटर जिम ओनर है। फिर वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है। अपना एमसी कहता है कि क्या उसे वो याद है। जिम ओनर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, शायद से तुमने रिफंड मांगने के लिए कॉल किया है। अपना एमसी कहता है कि नहीं, मैंने रिफंड मांगने के लिए कॉल नहीं किया। जिम ओनर पूछता है कि आखिर वो मुझसे चाहता क्या है। अपना एमसी बताता है कि वो हंटर टेस्ट देना चाहता है। जिम ओनर उसे याद दिलाता है कि पिछली बार का उसका ग्रेड बहुत ही बेकार था। एमसी कहता है कि मुझे पता है कि पिछले बार का ग्रेड मेरे पास बेकार था,
लेकिन जब तक मैं मेंबर फी दे रहा हूँ तब तक तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जिम ओनर भी कहता है कि जब तक तुम पैसे देते हो तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना एमसी कहता है कि फिर एक डील रही, आज मैं हंटर टेस्ट देने के लिए तुम्हारे पास आऊँगा। फिर अपना एमसी शावर लेता है और अपने आप को शीशे में देखता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी काफ़ी चेंज हो चुकी है। वो कहता है कि शायद से मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, इसीलिए मेरा लुक बदल चुका है। वो जल्दी तैयार होता है और हंटर एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ से निकल जाता है। अपना एमसी जैसे ही गेट से बाहर निकलता है उसकी नेबर से मुलाकात होती है। वो सोचता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, मेरी ज़िंदगी के लोग कुछ ज़्यादातर याद नहीं है। वो उस नेबर को हाई करता है, लेकिन वो नेबर अपने मन में सोचती है कि ये तो वही कचरा हंटर है। लेकिन वो बाहर से उसे गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है हैव अ नाइस डे। अपना बंदा वहाँ से भी शुक्रिया कहकर निकल जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखती है और कहती है कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो एक कैब को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तभी याद आता है कि वो एक हंटर है। तो वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए बिल्डिंग टू बिल्डिंग वहाँ से निकल जाता है। वो हंटर एसोसिएशन पहुँचता है। वो अपने ट्रेनर से मिलता है और दोनों के बीच में हाई हेलो होती है। अपना एमसी उससे कहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ का टेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि पिछली बार मेरे साथ कुछ अजीब से हादसे हुए हैं। ये सुनकर ट्रेनर शॉक हो जाता है, लेकिन उन्हीं की बात काटते हुए उनके बीच में एक आदमी आता है जो अपना नाम किम बताता है और कहता है कि आज के एग्ज़ाम का वो सुपरवाइज़र होगा। वो कहता है कि उसकी थियोरेटिकल एग्ज़ाम फेल हो चुकी है, तुम्हें अपने ट्रेनर की वजह से ये मौका दिया जा रहा है। क्या तुम्हें पता है इसके रूल क्या है? अपना बंदा कहता है हाँ मुझे पता है। सुपरवाइज़र उसे फॉलो करने को कहता है। अपना बंदा टेस्ट रूम में पहुंचता है। ट्रेनर सुपरवाइज़र से कहता है कि वो जल्द ही फेल हो जाएगा और एग्ज़ाम को जल्द ही क्विट कर देगा। सुपरवाइज़र कहता है कि इसके बारे में वो चिंता ना करे क्योंकि हमने पहले ही एक स्पोर्ट्समैन के लिए सारी तैयारी कर ली गई है। सुपरवाइज़र एमसी से कहता है कि अगर वो तैयार है तो डिफ़िकल्टी लेवल वो चूज़ करे। एमसी सोचता है कि अगर मैं पहले जैसा बंदा होता तो मैं फिर से लेवल 1 चूज़ करता, यहाँ तक कि मैं लेवल 1 गोब्लिन को नहीं हरा पाता था। लेकिन आज ट्रेनर उसे चढ़ाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें फिर से लेवल 1 चूज़ करना चाहिए, लेकिन उसकी बात काटते हुए एमसी कहता है कि मैं लेवल 10 चूज़ करूँगा। ट्रेनर शॉक हो जाता है और उसे मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि वो मजाक कर रहा है। वो लेवल 10 को चूज़ करता है और उसके सामने फायरबर्ड अपेयर होता है। उसकी मूवमेंट स्पीड 25% तक डिक्रीज हो जाती है क्योंकि फायरबर्ड की रोर की वजह से। हमें उसकी तलवार दिखाई जाती है जिसमें क्रैक होता है। ट्रेनर मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैंने तुम्हारी सोड पहले ही बदल दी गई है, मैं सिर्फ तुम्हारी मौत देखना चाहता हूँ। फायरबर्ड अपने एमसी पर हमला करता है और अपना एमसी सिर्फ और सिर्फ शांत खड़ा होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो और मैं अपनी वॉइस ओवर और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सपोर्ट जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है। अगले पार्ट में मिलते हैं, गुड बाय। फिर हमें जिम ओनर की कुछ यादें दिखाई जाती है। जब जिम ओनर पहली बार हंटर बना था उसे लगा कि वही सारी दुनिया का बादशाह है, लेकिन जब उसके साथी उससे आगे निकलने लगे तो उसने उनका कम्पीट करना ही छोड़ दिया। वो सोचने लगा कि अगर तुम्हारे सामने इतनी बड़ी दीवार हो तो आप उसको कभी भी कूदना नहीं चाहोगे, इसीलिए मैंने गिव अप कर दिया। वो सोचता है कि उसी की तरह अपना एमसी भी गिव अप कर दे क्योंकि नेचुरल टैलेंट वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। इसी दौरान एमसी को पता चल जाता है कि उसके हाथ में जो सोर्ड है वो ब्रोकन है और उसे पता भी चल जाता है कि ये किसने क्या होगा। तभी जिम ओनर अपनी डेविल हंसी हंसते हुए सोच रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस ब्रोकन सोर्ड से आखिर क्या कर सकते हो। तभी फायरबर्ड भी आसमान में उड़ता है और उसकी तरफ एक फायर बॉल अटैक करता है। एमसी मन में सोच रहा होता है कि मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था, मैं अपनी उसी स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मुझे 4th फ्लोर पर मिली थी। फिर वो अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करता है, इंस्टेंट एक्रिलेशन। वो उसका इस्तेमाल करता है और हवा में उड़ता है और छत की दीवार भी इसके कारण टूट जाती है। वो खुश हो जाता है कि उसके पास जो पहले क्लॉक था इससे भी ज्यादा स्पीड इस इंस्टेंट एक्रिलेशन से मिली है। फिर वो अपनी तलवार लेता है और उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है। वो अपनी तलवार उसकी आंख में घुसा देता है जिससे फायरबर्ड को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अपना बंदा बिना टाइम वेस्ट किए एक फ्लोर से स्लैब उठाता है और उसकी तरफ बहुत ही तेजी से फेंकता है जिससे फायरबर्ड 2 हिस्सों में हो जाता है और वो स्लैब एग्जामिनर और जिम ओनर के बीच से निकलती है। ये देखकर जिम ओनर शॉक हो जाता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपने एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है और उसे कांग्रेचुलेशन दिया जाता है। एमसी उनसे माफी मांग रहा होता है कि मैंने उन्हें देखा नहीं। फिर एक असिस्टेंट अपने बंदे को C क्लास हंटर बैच देती है और उसे बधाई देती है। वो कहती है कि अब तुम इसके जरिए वो किसी भी एसोसिएशन में, हंटर एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अब डंजन भी क्लियर कर सकता है। अपना बंदा कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या मैं डंजन क्लियर करके डंजन से मिलने वाले सभी सामान को बेच सकता हूँ। असिस्टेंट्स भी उसे कंफर्म करती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिम ओनर
एग्जामिनर से पूछ रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो बंदा 10 सेकंड में टिकना नहीं चाहिए, तो मुझे तुम इस बात की क्या एक्सप्लेनेशन दोगे। एग्जामिनर भी उससे कहता है कि तुमने देखा नहीं हमने कितना हार्ड चैलेंज दिया था, फिर भी उसने पता नहीं कैसे क्लियर कर दिया, शायद उसके पास इतनी बेहतर एबिलिटीज है। जिम ओनर एग्जामिनर पर चिल्ला रहा होता है कि एटलीस्ट तुम उसे लो ग्रेड दे सकते थे। एग्जामिनर भी उस पर नॉनसेंस का आरोप लगाता है और कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, अगर हम उसे लो ग्रेड देते तो उसे पहले ही शक हो जाता। उनकी कन्वर्जेशन के बीच ही अपना एमसी रूम के अंदर आता है और बोलता है कि मुझे अपना हंटर लाइसेंस मिल गया है। एग्जामिनर भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा होता है। एमसी रूम के अंदर आता है और वो जिम ओनर से पूछता है कि कुछ गलत है क्या। जिम ओनर भी हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम फाइनली हंटर बन ही गए। भी उसे ताना मारता कह रहा होता है कि जरा सोचो तो, तुम्हारे रिटायर होने से पहले तुम भी सी ग्रेड के हंटर ही थे। जब तुम मुझे ट्रेस बुलाते थे तो तब शायद तुम मेरे अंदर अपना मिरर देखते थे। जिम ओनर को गुस्सा दिलाने के बाद वो जिम ओनर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। अपना बंदा सोचता है बहुत ही ज्यादा स्लो। एमसी फिर उसे मुक्का मारते हुए कह रहा होता है कि ये सेल्फ डिफेंस में था और उसे एक और चाटा मार देता है। जिम ओनर भी सोच रहा होता है कि ये सी ग्रेड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जामिनर उसे डायरेक्ट एसोसिएशन के लिए काम करने के लिए उसे 1 बिलियन देने के लिए तैयार होता है। अब बंदा सोच रहा होता है कि 1 बिलियन कम नहीं है, लेकिन तभी एग्जामिनर कहता है कि हमने ये 1 बिलियन आपकी पोटेंशियल को देखते हुए देने का डिसाइड किया है। अपना बंदा उसकी बात काटते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे एग्जामिनर में दिक्कत खड़ी करी, इसलिए मैं जिन पर ट्रस्ट नहीं करता मैं उनके लिए काम नहीं करता। और वो उसका कार्ड फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी दुनिया को पता चल चुका है टावर और ट्रेल्स के बारे में। अपना एमसी सोच रहा होता है कि फाइनली पूरी दुनिया को पता चल ही गया। फिर वो सोचता है कि मुझे लगभग 3 दिन हो ही चुके हैं, अब समय आ चुका है वापस जाने का। और तभी उसके सामने पैनल भी आ जाता है वापस जाने का। लेकिन इस बार वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि मैं इस बार और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। वो वापस टावर में पहुंचता है और अपने बेड पर उठता है। वो कहता है कि मुझे ये पता चल चुका है कि मैं अपने आइटम्स रियल लाइफ में और टावर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकता हूँ। और उसके इन्वेंटरी में हमें एक चेस्ट दिखाई जाती है। ये चेस्ट वो है जिसने एमसी ने अपने गियर्स को रियल लाइफ में बेच दिया था। उससे उसे वो बेड से उतरता है और सोचता है कि मुझे 5th लेवल्स पे पहुंचने से पहले वो वार्म अप कर लेना चाहिए। तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि आपको टावर में वापस आने के लिए एक नई अचीवमेंट अनलॉक हुई है, आई ऑफ ट्रूथ ए ग्रेड। हमें आई ऑफ ट्रूथ का इफेक्ट बताया जाता है जो कि सामने वाले टारगेट की इंफॉर्मेशन और वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है ये भी बता सकता है। और वो किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेड या पूरी इंफॉर्मेशन भी इसी आइटसाइट से देख सकता है। अपना बंदा खुश हो जाता है कि किसी की भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देखना और कोई झूठ बोल रहा है कि नहीं ये भी देखना है, बहुत अच्छा। फिर एमसी एक थंडर ब्लेड और एक शील्ड खरीदता है। थंडर ब्लेड का इफेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पे 10% चांस होगा कि एनिमी पर बिजली गिरे। सभी गियर्स को टेस्ट करने के बाद 5th लेवल में एंटर करता है। फिर से वो हार्ड मोड चूज करता है और इस बार की थीम होती है हंट, टाइम लिमिट 1 दिन। इसमें एक बॉस होता है वेयरवुल्फ। इसमें भी वही कंडीशन होती है कि अगर आपने टाइम रहते हुए मार दिया या नहीं मारा तो एक ही कंडीशन होगी, डेथ। वो 5th लेवल पे पहुंचता है और वहां पर वुल्फ ही वुल्फ होते हैं। वुल्फ उस पर हमला करते हैं लेकिन अपना बंदा हर एक को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी कुछ तो भी देख के शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वुल्फ किसी को तो देख के डर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है जॉइंट वुल्फ उसके सामने अपेयर होते हैं। एमसी बिना डरे उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। जायंट वुल्फ उस पर हमला करते हैं। अपना बंदा फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक ही स्लैश में पूरे जायंट वुल्फ का ढेर कर देता है। उससे सिस्टम से नोटिफिकेशन भी आता है कि आपकी डैगर की जो स्किल है वो ई क्लास से बढ़कर E+ हो चुकी है। उसकी फास्ट रीजन की स्किल भी बढ़कर D ग्रेड पर पहुंच जाती है। अब तो बंदा सोचता है कि थंडर डैगर स्टाइल स्किल मैं 3rd लेवल से चला रहा हूँ तो शायद से मुझे अब नई स्किल की जरूरत पड़ेगी। तभी उसके पीछे से 2 जायंट वुल्फ हमला करते हैं लेकिन अपन बंदा बिना डरे, और उसकी बात तो पता है आपको क्या हुआ होगा, और वो वहाँ के सारे वुल्फ्स की स्पिरिट अब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी नेक्रोमेंसी स्किल्स 16% से बढ़ जाती है। एमसी ये देखकर सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसी फ्लोर पे रहकर अपनी इस स्किल को अपग्रेड कर पाऊंगा। एमसी आगे बढ़ता है और वो शौक हो जाता है कि बंच ऑफ वुल्फ पहले ही मारे जा चुके हैं। वो सोचता है कि ये टेरिटरी की लड़ाई नहीं लगती क्योंकि यहाँ पर सोर्ड्स के निशान है। वो अपनी आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट करता है और दिखाया जाता है कि D ग्रेड की प्रोफेंसी ओरा स्लाइसिंग थ्रो द रॉक वॉल ने काटा है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि अभी भी मुझे टावर के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। तभी उससे चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उसकी तरफ भागता है। वो अब एक गुफा की
वो गुफा के पास पहुंचता है। वो अंदर जाके देखता है कि वेयरवुल्फ पहले ही मारा जा चुका है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि वेयरवुल्फ हैज डेड और कारण की जानकारी हो रही है। एमसी भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि वेयरवुल्फ पहले ही मारा जा चुका है। आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होते ही हमें बताया जाता है कि एक अननोन पार्टी के द्वारा वेयरवुल्फ मारा जा चुका है और इसके बदले उसे नया ऑब्जेक्ट मिल जाता है कि जिस पार्टी ने वेयरवुल्फ को मारा है आपको उसको मारना होगा। एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है कि टावर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है और वो दूसरी डायमेंशन से आया है। सामने वाला वॉरियर अपने बंदे को चढ़ाते हुए कह रहा होता है कि एक और चूहा आ गया। वो अपने एमसी से कहता है कि क्या वो डर गया। अपना बंदा सोच रहा होता है कि दूसरी डायमेंशन से आया हुआ बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन वो मुझे एक ही बार में तो नहीं मार सकता। वॉरियर कहता है कि शायद से तुम मुझसे डरने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो तुमसे अब मेरी तलवार बोलेगी। वॉरियर उसकी तरफ तलवार लेके बढ़ रहा होता है। एमसी उसके पास पड़ा हुआ वेयरवुल्फ का क्रोप उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास फेंकता है। जैसे ही वॉरियर उस क्रोप को काटता है, अपना बंदा फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आ जाता है और वो वॉरियर के पीछे से हमला करता है, लेकिन उसे शौक हो जाता है कि वो दो हिस्सों में ना कटा। उसका आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे एक खरोच तक नहीं आई। वॉरियर को पता चलता ही वो अपनी सोर्ड से अपने एमसी पर हमला करता है और एमसी बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। वॉरियर एमसी से कहता है कि तुम मुझ सबसे ज्यादा लूजर हो जो मैंने आज तक लड़े हैं। एमसी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि उसने ये बात उससे कैसे कही। एमसी उससे पूछता है कि वो उसके ट्रायल में क्या कर रहा है। वॉरियर कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी डेथ इनविटेबल है। फिर वॉरियर बताता है कि तुम जब लेवल 8 पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें ट्रेल इन्वेजन टोकन मिलता है, फिर तुम किसी भी ट्रेल में जाके दूसरे चैलेंजर के काम में इंटरफेयर कर सकते हैं। एमसी पूछता है कि तुमने एक बात और कही थी कि तुम्हारी दुनिया बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, क्या तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो। वॉरियर उससे पूछ रहा होता है कि और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। फिर अपना एमसी उस पर आई ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल करता है, जिससे पता चलता है कि वॉरियर सच बोल रहा है। फिर वॉरियर उस पर गुस्सा होकर कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे झूठा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। अपना बंदा कहता है कि अब तुम इस बारे में क्या करोगे, और वो उसकी तरफ सोड लेके बढ़ रहा होता है, लेकिन अपना बंदा उसे आने से पहले फोन करता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने अपना हाथ इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि यह दर्द कर रहा है। वो बताता है कि अगर मैंने अपना हाथ छोड़ा तभी उसकी फास्ट रीजन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसका हाथ ऑटोमेटिक हील हो जाता है, और उसे वो बताता है कि मेरा हाथ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये देखकर वॉरियर भी शौक हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि तुम एक हीलर और एक स्वॉर्डमैन क्यों ना हो, लेकिन तुम हमारी दुनिया से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और इसकी तरफ तलवार के हमला करने वाला होता है। अपना बंदा भी अपना डैगर निकालता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अब अपनी ताकत दिखाता हूँ, और उसने जो पीछे वुल्फ की सोल अब्जॉर्ब की थी उसका इस्तेमाल करके अपने परमानेंट स्टेट बढ़ा लेता है, जिससे उसे कई गुना पावर बढ़ जाती है। वॉरियर ये देख के शौक हो जाता है कि एमसी अपनी ताकत भी बढ़ा सकता है। फिर एमसी अपनी 15% स्पीड बढ़ाता है अपनी क्लॉक की मदद से, जिसका टाइमर 1 मिनट होता है। वो उसका इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर दोनों टक्कर के लड़ाई लड़ रहे होते। वॉरियर कहता है कि ये मेरे से बहुत ही ज्यादा स्टेट नीचे है, लेकिन फिर भी ये मुझे टक्कर कैसे दे पा रहा है। फिर वो अपनी ओरा स्किल का इस्तेमाल करता है। अपना बंदा भी शौक हो जाता है कि ये फिर से वही स्किल इस्तेमाल कर रहा है। वो उसके इस अटैक से बचता है और उसको दूसरा मौका ना देते हुए एक और स्लैश अटैक करता है। अपना बंदा मन ही मन में सोच रहा होता है कि अपने स्टेट बढ़ाने के बाद मैं उससे अब कई ज़्यादा स्टेट ऊपर हूँ। मेन प्रॉब्लम उसका आर्मर है। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और वॉरियर पर एक बिजली आके गिरती है। हमें बताया जाता है कि 10% चांस जो अपने बंदे को स्किल मिली थी कि 10% चांस है कि किसी अपने एनिमी पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो। अपना बंदा अपनी स्किल्स की तारीफ ही कर रहा होता है, तभी वॉरियर जमीन पे गिर जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम जैसा निचली रैंक का बंदा मुझे कैसे हरा सकता है। एमसी उसे बताता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम उस आर्मर पे और अपनी एक हाई स्किल पर भरोसा कर बैठ। फिर उसकी तरफ डैगर बढ़ा रहा होता है और वॉरियर उससे दावा करता है कि अगर वो मुझे जिंदा छोड़ देगा तो मैं उसके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अपना बंदा उसे फाइनली जान से मार देता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आती है ट्रायल कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही ट्रायल कंप्लीट होता है वॉरियर का क्रोप गायब होने लगता है। इससे पहले कि गायब हो एमसी शॉक हो जाता है और वो जल्दी से उसकी स्पिरिट अब्जॉर्ब करने लगता है, और वो फाइनली उसकी स्पिरिट अब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी स्किल भी 15% से बढ़ जाती है। और एमसी को पता चलता है कि अगर आप दूसरे डायमेंशन में मरते हो तो आपका क्रोप वहां नहीं रहता, वहां से गायब हो जाता। तभी वो सोचता है कि कांग्रेचुलेशन तो आ गया, लेकिन रिवॉर्ड नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपके रिवॉर्ड से मैच नहीं करता, आपका रिवॉर्ड एडजस्ट हो रहा है। उसे रिवॉर्ड मिलता है अल्टीमेट रेड का। उसे 7500 पॉइंट्स मिलते हैं और 3500 बोनस पॉइंट मिलते हैं। हमें ट्रेड स्किल का यूज़ बताया जाता है कि आपके जो भी शॉप से खरीदेंगे वे चीज़ें अब सस्ती हो जाएंगी।
फिर अपना बंदा लॉबी में वापस लौट आता है और इन्वेंट्री में अपने सारे आर्मर्स डाल देता है। वो एक कोने में बैठता है और सोचता है कि वो आने वाले लेवल्स में इन्वेजन से कैसे बचाएगा। वो कहता है कि मैं अपना सवाल 8 लेवल तक बचाने वाला था। फिर नोटिफिकेशन आती है कि अपना क्वेश्चन सबमिट कर दो और एडमिन आपको क्वेश्चन का जवाब देगा। आपके क्वेश्चन की पोजीशन 5th लेवल पे है। एमसी क्वेश्चन पूछता है कि एक्चुअली में इन्वेजन है क्या और इन्वेजन होने से पहले क्या उसे एक वार्निंग मिल सकती है। वो अपना क्वेश्चन सबमिट करता है। वो सबमिट करते ही उसके पास रिस्पॉन्ड भी आ जाता है। क्लिक करता है और देखता है कि बेसिकली उसमें बताया जाता है कि कोई भी हाई लेवल का बंदा तुम्हारे लेवल में इन्वेजन कर सकता है तुम्हें लीडर बोर्ड से किक करने के लिए। उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेसिक था तो तुम्हारे क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये देखकर अपना बंदा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब मुझे अपने धरती से लाए हुए गियर्स का यूज़ करना चाहिए। वो अपनी टूटी हुई शील्ड उस गियर बॉक्स के आगे रखता है और उसकी शील्ड ठीक हो जाती है। फिर वो एक क्लीजिंग स्टोन का यूज़ करता है। वो सोचता है कि इसे खरीदना बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस था लेकिन उसे उससे अच्छा फील कराता है तो उसे लगता है कि ये ठीक ही था। 6 लेवल को स्टार्ट होने में 1 ही घंटा बचा होता है। एमसी ट्रायल शुरू होने से पहले लीडर बोर्ड चेक करने का वो ये देखकर शौक हो जाता है कि उसकी पोजीशन 17 से 3 पर आ चुकी है। वो सोचता है कि मैं पोनियन पार्क के बहुत ही ज़्यादा करीब आता जा रहा हूँ लेकिन उसे लेवल 8 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक स्किल बेची जा रही है, मेंटल रेजिस्टेंस स्किल, जिसका इस्तेमाल से अगर आप किसी को मारते हो और लूटिंग करते हो या फिर अपने साथी को धोखा देते हो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिल सकते हैं। जिस कारण वहाँ पर बहुत ही सारे लोग इस स्किल को बेकार बताते हुए केओस मचा देते हैं। फिर अपना बंदा सोचता है कि अब यहाँ पर कानून की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसे उस स्किल का थोड़ा अंदाज़ा होता है। वो सोचता है कि जब आप किसी के मेंटल स्टेट पर हमला करते हो तो वो अपनी स्किल से अपने मेंटल को जल्द से जल्द ठीक नहीं कर सकता। फिर उनमें ही एक बंदा चैट करके कह रहा होता है कि तुम्हें वो बंदा याद है जिसने 4th लेवल की इंफॉर्मेशन लीक की थी। उसने अपना नाम बदल कर स्वीट बिन सेस रख लिया है। मुझे लगता है कि वे हम शायद से लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मार कर जीतें। अपना बंदा ये सब सुन के उसका नाम याद रखने को सोचता है। फिर वो 6 लेवल में एंटर करता है। 6 लेवल का टाइम लिमिट होता है 50 मिनट। उसमें उसका ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि किसी भी डायरेक्शन में अपना कब्जा करें और आप टाइम लिमिट के अंदर करना होगा, अगर नहीं वरना वही पेनल्टी डेथ। वो देखता है कि वो इस बार ओपन सी में आया है। सिस्टम के द्वारा फिर से बताया जाता है कि आपको फिर से एक ड्रीम बनानी होगी। अपना बंदा पोर्टल के पास खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि तो फिर बाकी के लोग अभी तक क्यों नहीं आए। तब उसके सामने से एक भाला उड़ता हुआ आ रहा होता है लेकिन अपना बंदा उसे पकड़ लेता है और उसके बंदे को बाहर फेंक देता है। एमसी उससे पूछता है कि मैं तुम्हारा टीममेट हूँ, तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश क्यों की। सामने वाला बंदा कहता है कि तुमने चैटिंग रूम नहीं पढ़ा था क्या, हमें एक दूसरे को मारना होगा क्योंकि हमें ये इससे मिलेंगे अच्छे रिवॉर्ड। एमसी उससे कह रहा होता है कि तुम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए किसी को भी मारोगे चाहे वो तुम्हारा टीम में से क्यों ना हो। सामने वाला बंदा कहता है कि जरा आसपास देखो, मैं अकेला नहीं। वो देखता है कि सभी टीम अपने ही टीममेट को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मार रहे हैं। सामने वाला बंदा कहता है कि अब तुम्हें पता चला, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 टीममेट्स अपनी एक टीममेट्स को मिलकर मार रहे होते हैं। मोटे वाला कह रहा होता है कि शायद से सबको पता चल गया कि हमें एक दूसरे को मार कर ही रिवॉर्ड को अचीव करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता उसका साथी ही उसे मार देता है और वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने हाथ किससे मिलाया है, और वो इसे मार कर पॉइंट्स अचीव कर लेता है। तभी अपने एमसी के साथ का टीममेट कह रहा होता है कि अब तुम्हें पता ही चला गया होगा, तुम ये अच्छा बनने का नाटक बंद करो, तुम्हें भी अचीवमेंट चाहिए राइट, और उस पर ये कहकर हमला कर देता है। पर अपना बंदा उसका स्पीयर से ही उसे जान से मार देता है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मैं अपने टीममेट्स को जान से नहीं मारूंगा जब तक कि कोई सामने से आके मुझ पे हमला ना करे। फिर हमें एक वाटर मेज को दिखाया जाता है जो वाटर का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्शन बना लेता है। वो खुश हो रहा होता है कि शायद से ये लेवल मेरे लिए ही बना हुआ है, लेकिन वो देखता है कि उसकी तरफ बहुत ही तेजी से कोई आ रहा होता है। वो और कोई नहीं, अपना एमसी होता है। वो एक ही किक में उसका बैरियर भी तोड़ देता है और उसे एक ही किक में हरा देता है। आसपास के लोग भी ये देख कर शौक हो जाते हैं कि उनसे बहुत ही बड़ा चैलेंजर आ चुका है। फिर अपना बंदा उसके बेस पर ऑक्यूपाई कर लेता है और वो सोचता है कि अब ये सब देख के कोई मेरे एरिया पर ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तभी उसके सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपने एक एरिया ऑक्यूपाई कर लिया और आपको दूसरे चैलेंजर्स को रोकना पड़ेगा अपने एरिया को ऑक्यूपाई करने से पहले, और टाइम लिमिट से 10 मिनट बची होती है। एमसी वहाँ बैठा हुआ सोच रहा होता है कि जब मैं 5 लेवल पे रिटर्न स्टोन का इस्तेमाल किया था तो उस दौरान कई सारे लोग मुझसे ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मेरे एरिया में लगता है मेरे से वीकर ही लोग आए हैं।
फिर वो बताता है कि चाहे मैं कितना भी इस 6 लेवल के बारे में सोच लूँ, मैं कितना ही इन्हें डरा के भगा दूँ, लेकिन इवेंचुअली इन्हें कोई ना कोई मार ही देगा। तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपकी ऑक्यूपेशन बंद कर दिया गया है क्योंकि आपके एरिया में कोई अनदर टीम आ चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 4 लोगों की टीम आ चुकी है। वो कह रहा होता है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि हम 4 लोग एक ही टीम में कैसे हैं। अपना बंदा कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम सब लोग को मार के चारों अचीवमेंट्स क्लियर करना चाहते हो। फिर किलर अपनी तारीफ करते हुए कुछ तो भी बोल रहा होता है और एमसी की तरफ अपने 2 बंदे भेजता है। एमसी उन दोनों को आते हुए देख अपना डैगर निकालता है और किलर के पीछे खड़ा एक बंदा अपनी बाइंड हार्ट की स्किल यूज करता है, जिससे बाइंड हार्ट स्किल वो है जिससे अपने आप को नुकसान पहुंचाकर सामने वाले को नुकसान पहुंचाया जाता है। वो अपना डैगर लेके अपने ही हाथ में गाड़ लेता है, जिससे अपने बंदे के हाथ में दर्द होने लगता है। अपने एमसी की पेन रेजिस्टेंस स्किल यूज हो जाती है, जिससे 15% उसका पेन रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण उसका डैगर भी नीचे गिर जाता है। फिर एक शील्ड वाला बंदा अपने हाथ में मैजिक करते हुए उस पर एक मैजिक स्प्लैश मारता है, जिससे उसके सारे ट्रेल्स 10 पॉइंट से नीचे गिर जाते हैं। अपना बंदा सोच रहा होता है कि ये सारे मिलकर मुझे अकेले को हराना चाहते हैं, लेकिन इनकी बदकिस्मती है कि मैं कोई ऑर्डिनरी चैलेंजर नहीं हूँ। तभी एक बंदा उस पर स्वॉर्ड से हमला करता है। अपना बंदा उसे डोज करता है और कह रहा होता है कि तुमने चाल बहुत ही अच्छे से चली, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। अपना बंदा उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे एक ही बार में जमीन पे देके मारता है। सारे बंदे ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उसने एक हिट में उसके एक बंदे को मार दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी नई स्किल अनलॉक हो चुकी है, 1 हिट के। स्किल का नाम होता है एलिथिज्म एफ रैंक। हमें इसके बारे में बताया जाता है कि बेसिकली ये है कि अपने बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, जो सामने वाले बंदे को एक हिट में मारने के लिए काफ़ी होता है। तभी उसके पीछे से वो शील्ड वाला बंदा स्नेक अटैक करने की कोशिश करता है। फिर से एलिथिज्म स्किल एक्टिवेट होती है और अपना बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। वो उसके पीछे आता है और उसके चेहरे पर एक अपना नी मारता है। वो हवा में उड़ते हुए उसके चेहरे पर अपनी किक लैंड करता है, जिस वजह से उसकी एक नई स्किल अचीवमेंट हो जाती है, कोल्ड ब्लडेड किलर। अपना बंदा उसको ज़मीन पे देके मारता है। ये देखकर लीडर भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एमसी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसके साइड में वाला बंदा कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो ज़रा भी इंतजार ना करते हुए लीडर अपनी तलवार निकालता है और उसके पैर पे एक कट मार देता है, जिसकी वजह से अपने एमसी के पैर पे भी वो डैमेज ट्रांसफ़र हो जाता है। अपना बंदा सोच रहा होता है कि ये ज़्यादा दर्द नहीं करता, लेकिन ये मेरी मूवमेंट स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देगा। वो बंदा भी शौक हो जाता है कि क्या तुम्हें मुझे मारना है, लेकिन लीडर उसकी बात ना सुनते हुए उस पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वार करने लगता है और उससे कह रहा होता है कि तुम मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। अपना बंदा सोच रहा होता है कि ये मुझे और भी ज़्यादा दर्द करने लगा है, लेकिन मेरी स्किल पेन रेजिस्टेंस की वजह से मैं अभी भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है इसको ख़त्म करने के। वो अपना डैगर लेता है और ब्लाइंड हार्ट वाले बंदे पे जो इसके पास ये स्किल है उसका गला काट देता है। वो उसकी तरफ फेंकता है और उसका गला काट देता है, जिससे अपने बंदे पर भी वो डैमेज ट्रांसफ़र होता है। ये देख कर कि अपना एमसी लड़ने की हालत में नहीं है। वो लीडर उसका फायदा उठाने के लिए उस पर हमला करने जाता है, लेकिन अपना बंदा दोनों हाथों से उसकी तलवार रोक देता है। अपना एमसी उससे कहता है कि तो असल में सिर काटना इतना मजेदार होता है। लीडर भी ये देख के घबरा जाता है। अपना एमसी उसकी तलवार तोड़ता है और एक ही वार में उसकी गर्दन अलग कर देता है। उसकी अचीवमेंट अनलॉक हो जाती है ब्लेंड ऑफ एसिन और उसे 1500 पॉइंट भी मिलते हैं। टाइम ओवर हो जाता है और वो सक्सेसफुली ऑक्यूपाई कर लेता है टाइटल को। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि वे आखिरकार जीत गए। अपना बंदा सोच रहा होता है अंत में अपनी टीम बनाकर जितने लोगों ने ट्रायल कंप्लीट किया है वो अंत तक अपनी टीम का साथ देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने टीममेट्स को मार गलत नहीं समझेंगे। मैं भी इन लोगों की आंखों में एक मॉन्स्टर ही हूँ। तभी सब लोगों को कांग्रेचुलेशन की ये नोटिफिकेशन आती है 6 लेवल कंप्लीट करने के लिए। एमसी को एक रिवॉर्ड मिलता है रैंडम लूट बॉक्स बी क्लास का और उसे 8000 पॉइंट्स भी मिलते हैं। उन सबको बताया जाता है कि वे लॉबी लौट सकते हैं। जब सब लोग वहां से निकल जाते हैं अपना बंदा वहीं रुककर सभी स्पिरिट्स को ऑब्जर्व करता है, जिससे स्टेट्स बढ़ने लगती है। उसकी नेक्रोमेंसी ट्रेट फिर से बढ़कर ई क्लास से डी क्लास पर पहुंच जाती है। अपना बंदा लॉबी में आता है, वो अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट को देखता है। टॉप लिस्ट में एक ही एस रैंक की अचीवमेंट होती है बैक टू द टावर। फिर एमसी एक एक करके अपनी सभी अचीवमेंट्स को देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि जब भी मैं एक नई अचीवमेंट अनलॉक करता हूँ तो उसको अलग अलग प्रकार के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि कोई स्किल्स, डेड बूट्स या फिर पॉइंट्स। तभी उसे याद आता है कि उसे एक रैंडम लूट बॉक्स मिला। वो रैंडम लूट बॉक्स को निकालता है और उसे खोलता है। तभी उसके अंदर से कुछ बेबी गोलम जैसा निकलता है। अपना बंदा ये देख के शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या मैं उसे मार दूँ। अब एमसी उसकी तरफ बढ़ता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। वो फिर पकड़ने की कोशिश करता है, वो फिर पकड़ने की कोशिश करता है, आखिरकार उसे पकड़ लेता है। वो जैसे ही उसे पकड़ता है
लेकिन वो सरप्राइज मिलता है कि वो उसे काट लेता है। इससे अपने एमसी को बहुत ही ज़्यादा दर्द मिलता है। अब अपने बंदे को आ जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। वो कहता है अब मैं तुम्हें मेरी से नहीं दिखाने वाला। वो भागता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके सिर पर क्रिटिकल एक पंच मारता है, जिससे वो बंदा लिटरली फट जाता है और उसके अंदर से निकलता है एक लॉकेट निकलता है और उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हाई ग्रेड आइटम पाने के लिए। हमें उस पेंडेंट की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जो कि होता है वर्थ आयरन पेंडेंट बी ग्रेड का। उसमें दिखाया जाता है कि ये स्वॉर्डमैनशिप 7% से बढ़ाता है और इसको एक्टिवेट करने के लिए मैजिक एनर्जी की जरूरत होगी। जब आप एक बार इसमें मैजिक एनर्जी डाल देंगे तो इसका कोई कूल डाउन नहीं होगा। एमसी उसको अपने हाथ में लेता है और उसकी स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका डैमेज 10% से ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। वही देख के हैरान हो जाता है कि ये स्वॉर्डमैनशिप की पावर 7% बढ़ा देता है और मेरी फिजिकल डैमेज को 10% से ऑब्जॉर्व भी कर लेता है। ये तो एक ए ग्रेड की आइटम से भी बढ़िया है, जो कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों क्लास रखता है। यह देख करके खुश हो जाता है कि उसे एक जैपॉट मिल चुका है। लेकिन अपना बंदा जैसे ही उस ब्रेसलेट को पहनता है उसकी सारी एनर्जी अब्जॉर्व कर ली जाती है पेंडेंट के द्वारा। इसने मेरी मैजिक एनर्जी इस तरह से चूस ली जैसे ये कुछ था ही नहीं। तब एमसी के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप लेवल 7 को स्टार्ट करना चाहोगे। एमसी सोचता है कि ट्रायल शुरू होने से पहले तो बहुत ही ज्यादा कूल डाउन टाइम लगता था ना, लेकिन कभी चैट रूम में कोई बता रहा होता है कि अब लेवल में कोई भी वेटिंग टाइम नहीं होगा, आप कभी भी जा सकते हो। और जो चैलेंजर्स जल्द से जल्द अपने लेवल्स को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एमसी सोच रहा होता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग खुश नहीं है क्योंकि वे लो लेवल पर हैं और वे जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें इनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि चैलेंज आसान हो गया है कि मुश्किल। और वे लोग जो अपने टीममेट्स को ही मार देते हैं वे अभी भी छुपे हुए हैं। तो अगर आगे ऐसी कोई चुनौतियाँ है जिसमें मुझे टीम बनानी पड़े तो शायद से मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं मारा ना जाऊं। फिर वो अपनी मेन नेक्रोमेंसी क्लास को देखता है जिसकी क्लास बढ़कर डी हो चुकी है और उसमें एक और इफेक्ट ऐड हो चुका है कि वो अब्जॉर्ब की हुई डेड स्पिरिट्स को अवेकन कर सकता है और उसको शील्ड की तरह यूज़ कर सकता है। अपना बंदा सोच रहा होता है कि पहले मैंने अपनी अब्जॉर्ब की हुई स्पिरिट्स को स्ट्रेंथ में बदला, फिर मैजिक एनर्जी में बदला, फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बदला, लेकिन अब मैं उन स्किल को बुला सकता हूँ। वो सोचता है कि अब मुझे किसी भी डिफेंस एबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो अपना डैगर निकालता है और अपनी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए उसे हवा में उड़ाता है। वो सोचता है कि अगर मैंने अपना हाथ काट भी लिया, अगर वो एबिलिटी काम नहीं करी तो मुझे लॉबी की ही ऑटोमेटिक हील कर देगी। वो डैगर उड़ता है और उसके हाथ पर लगता है, लेकिन ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी डेड स्पिरिट ने उसके सारा डैमेज अब्जॉर्ब कर लिया है और उसकी एक स्पिरिट एक्सपायर हो चुकी है। एमसी ये देखकर खुश हो जाता है कि ये उम्मीद से ज़्यादा बेहतर काम करता है। वो सोचता है कि मुझे कुछ डेड स्पिरिट्स को बचा के रखना चाहिए। फिर वो लीडर को चेक करता है और वो देख के शौक हो जाता है कि उसका नंबर 1 पॉइंट से घटकर 4 नंबर पे आ चुका है। वो सोचता है कि मुझे इसकी चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे पॉइंटर स्टेट हासिल करने के लिए टॉप 50 में रहना होगा बस। फिर वो सोचता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, लोग मेरे चैलेंजेस में इंटरफेयर करते हैं बार बार। फिर वो सीधा ही 7th लेवल में एंटर कर जाता है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि इसका जो थीम होगा वो होगा प्रूफ। उसको 40 मिनट में 3 ट्रायल कंप्लीट करने पड़ेंगे और हमें बताया जाता है कि पिछली बार की तरह अगर आप फेल हुए तो आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी। उसका रिवॉर्ड होता है ग्रांच इन द विंड -1 ग्लास। हॉलवे में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, ये तो बाकी ट्रेल से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थीम है। वो देखता है कि उसके सामने से रोशनी आ रही है, वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता है और हमें नोटिफिकेशन आती है कि आप फर्स्ट ट्रेल जोन में एंटर कर चुके हैं। आप प्रूव करो कि आपने अपने डर को ओवरकम कर दिया है। वो वहीं खड़ा होता है जहाँ वो पहली बार खड़ा होता है, उसी रेगिस्तान में। वो सोच रहा होता है कि ये जगह मुझे याद है और अब यहाँ से एक गोलम निकलेगा और तुरंत ही वहाँ से एक गोलम निकल जाता है और उसके पास नोटिफिकेशन भी आता है कि आप जल्द से जल्द इसको क्लियर करो क्योंकि टाइम लिमिट में रहकर आपको 3 ट्रायल कंप्लीट करने हैं। अपना बंदा सोचता है कि मैं अब इस गोलम को आसानी से हरा सकता हूँ। वो सोचता है कि क्या मैं इसे जल्दी से हरा कर वहाँ से अपने नेक्स्ट ट्रायल पर निकल जाऊँ, पर वो देखता है कि इस बार का गोलम पहले वाले से 3 टाइम्स बड़ा है। अब उसके सामने एक बहुत ही बड़ा गोलम खड़ा हुआ है। गोलम उस पर पंच मारने वाला होता है। अपना बंदा तेजी से रिएक्ट करता है और उसके हाथ पे चढ़ते हुए डैगर पकड़ता है और उसके सिर से होते हुए ऊपर उछलता है, लेकिन वो देखते शौक हो जाता है कि वो कोर क्रिस्टल नहीं ढूंढ पा रहा है। तभी गोलम उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। एमसी उसके हाथ को काटते हुए बाहर आता है। वो सोचता है कि अगर मुझे बाहर की तरफ कोर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जब तक काटूंगा जब तक मुझे पूरी तरह से कोर नहीं दिख जाता।
तभी गोलम को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से कूदता है। एमसी ये देख कर शॉक हो जाता है कि वो मेरे ऊपर गिरने वाला है। वो वहां से भागता है। गोलम जैसे ही उतरता है वहां पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अपर बंदा बाल बाल बचता है, सोचता है ये कितना करीब था। गोलम फिर एक बार अपने एमसी की तरफ मूव करता है। इस बार अपने एमसी अल्टीमेट ट्रेड स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसका काम होता है कि वो एक बार में कई सारे स्ट्राइक दे सकता है। फिर वो इसका यूज करते हुए उसका हाथ काट देता है और फिर एक पैर काट देता है। एमसी सोच रहा होता है कि मैं इसे एक बार में काट पा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने उस वॉरियर से लड़ाई की थी तो उससे लड़ना बहुत ही ज़्यादा मुमकिन था, क्योंकि वो दिमाग से लड़ रहा था, लेकिन ये तो सिर्फ एक गोलम है। फिर गोलम अपने आप को रीजनरेट करता है और उसकी तरफ फिर से बढ़ता है। अपना बंदा सोचता है मैं जब तक इसे काटूंगा जब तक कोर स्टोन नहीं मिल जाता। अपना बंदा बार बार उसे काटता है, फिर से काटता है। तभी एमसी को रियलाइज होता है कि ये बंदा पहले से काफ़ी छोटा हो चुका है। वो उससे कहता है कि तुम तो पहले से ज़्यादा क्यूट हो चुके हो। वो देखता है कि जब भी हर बार मैं जितनी बार उसे काटता हूँ वो रीजनरेट होके वो थोड़ा छोटा होने लगता है। तो इस केस में मैं तुम्हें तब तक काटूंगा जब तक तुम्हारा माना कोर बाहर नहीं आ जाता। वो गोलम ये सुन के उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। अपना बंदा एक एक किक में उसे दूर फेंक देता है और उसे एक स्लैश से बीच से काट देता है। वो अपने आप को फिर से रीजनरेट करता है और इस बार उसका कोर स्टोन दिख जाता है। एमसी भी सोच रहा होता है कि इस बार इसका कोर स्टोन इसकी पीठ पर है। मुझे सिर्फ 10 मिनट लगी ये फाइंड आउट करने में कि इसका कोर कहाँ पर है। वो सोचता है कि मुझे अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पास में एक फिस्ट आता है जिससे वो बच जाता है। तब गोलम और एमसी की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लड़ाई होती है, लेकिन अपना बंदा उसके पीछे आते हुए कह रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और इसका वो कोर स्टोन तोड़ देता है। और उसके पास नोटिफिकेशन भी आती है कि आपने अपने फियर को ओवरकम कर लिया है और आपने पहला ट्रायल कंप्लीट कर चुके हैं। गोलम को मारते हुए उसके सामने फिर से एक रोशनी दिखाई देती है जो उसको उसमें खींचने लगती है। अपना बंदा चिल्ला के कह रहा होता है कि एटलीस्ट मुझे गोलम की स्पीड अब्जॉर्ब तो करने दो। वो जाते जाते अब्जॉर्ब करने ही वाला होता है, लेकिन वो पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि आप अब्जॉर्ब डेड स्पीड को अब्जॉर्ब करने में फेल हो चुके हो। एमसी ये देखकर दुखी हो जाता है कि मेरे सारे स्टेट बेकार चले गए। तभी वो दूसरे लेवल पर टेलीपोर्ट होता है और वो देखता है कि वो वहीं पर टेलीपोर्ट हुआ है जहाँ पर वो दूसरी बार आया था, जब वो उसी ओर्क विलेज में आ जाता है जहाँ वो पहली बार आया था। इसने पूरे विलेज में आग लगा दी थी। वो बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि जब मैंने ये कंप्लीट किया था उसके बाद क्या हुआ था। उन सबको मारने के बाद वहाँ पर हंटर ऑर्क्स आ जाते हैं। वे देखते हैं कि अपना एमसी उनके सामने खड़ा है। वे अपना रेज मोड ऑन करते हैं। एमसी मन में सोच रहा होता है कि तुम्हारे बर्जक मोड ई क्लास से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और एमसी पर हमला करते हैं और अपना एमसी कह रहा होता है कि तुम बस एक कीड़े हो और तुम्हें दुख महसूस करने का कोई हक नहीं है। और एमसी अपनी इंसर्ट एक्रिलेशन एक्टिवेट करता है और अल्टीमेट ट्रेड स्किल एक्टिवेट करता है। हमें दिखाया जाता है कि हंटर लीडर ने अपने घुटने टेक दिए हैं। अपना बंदा ये देखकर शौक हो जाता है कि क्या ये अपने से पावरफुल बंदे के सामने घुटने टेक रहा है, लेकिन वो गलत था और उसका ध्यान भटकते ही उस पर हमला करता है। लेकिन अपना बंदा चौकन्ना होता है, उसका अटैक डोज करते हुए एक बार में ही उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और उसे नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने दिमाग से काम करते हैं और आपने सेकंड लेवल भी कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इनकी सोल जल्दी से ऑब्जर्व करनी चाहिए, वरना थर्ड लेवल कब शुरू हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तभी वो सभी स्पिरिट्स को ऑब्जर्व कर लेता है और अपनी स्टेट बढ़ा देता है। उसकी नेक्रोमेंसी 6% से बढ़ जाती है और उसके पास टोटल 30 में से 19 स्पिरिट्स को ऑब्जर्व कर लेता है। हंटर स्टाइल डैगर क्लास E+ से D क्लास में अपग्रेड हो जाती है और इंस्टेंट एक्रिलेशन D क्लास से D+ हो जाती है। वो थर्ड ट्रायल में एंटर करता है। उसमें बताया जाता है कि अपने आप को प्रूव करो कि अपने हेजिटेशन पीछे छोड़ दिया है। वो देखता है कि वो 6 लेवल के ओशियन वाले वर्ल्ड में आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे लगा कि ये पिछले बार के वर्ल्ड देखते हुए इस बार ये थर्ड लेवल वाला, और वो अपनी इन्वेंटरी से पोशन ऑफ लाइफ D ग्रेड का पोशन निकालता है, जिससे उसका स्टेमिना और मैजिक एनर्जी 20% से बढ़ जाती है। और टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे गट पी लेता है और वो अच्छा फील करने लगता है। तभी वो सोचता है उस बोतल को कहाँ फेंके, और वो सोचता है कि ओशन की परवाह कौन करता है और उसे वहीं पे फेंक देता है। उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है। उसे पता चलता है कि कुछ फव्वारे उसके स्लैब्स को उड़ाते हुए उसके पीछे से आ रहे हैं। वो तुरंत अपनी क्लॉक की D को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी मूवमेंट स्पीड 15% से बढ़ जाती है 1 मिनट के लिए। एमसी भागते हुआ सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, मुझे बस अपने रेड ऑक्यूपेशन पे जाकर उसे एक्वायर करना होगा जब तक कि ये पानी मुझे पकड़ नहीं लेता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुझे पकड़ पाएगा। लेकिन तभी स्लैब फिसलती है और पानी उसको पूरा भिगा देता है और उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपको पानी के द्वारा डुबाया जा रहा है। अपना बंदा जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्टेमिना को 10 पॉइंट से इंक्रीज करता है और टाइम बचा है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट। एमसी सोचता है कि मैंने फिर से बेवकूफ़ बन गया,
ये ट्रायल बिल्कुल भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करता है। ये कहीं से भी कोई भी स्लैब ऊपर उठा सकता है। फिर अपना बंदा जल्द से जल्द अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए रेड एरिया की तरफ भाग रहा होता है। तभी से रेड एरिया दिख जाता है। वो देखता है कि सारी की सभी के सभी वेव उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। एमसी ये देख कर शॉक हो जाता है कि शायद से, लेकिन अपना बंदा डरता नहीं है। वो लगभग पहुंचने वाला होता है, तभी उसके पीछे से एक वेव आके जोर से मारती है, जिससे अपने बंदे को दर्द होता है। लेकिन तुरंत ही उसका आयरन पैंट उसका फिजिकल डैमेज 10% से घटा देता है और उसकी एक स्पिरिट उसे शील्ड करते हुए मरने नहीं देती। अपना बंदा ये देख कर कि उसकी बचाई हुई डेड स्पिरिट्स ने उसे काम दे दिया है, वो तुरंत से तुरंत एक्सलेशन अपने बचे हुए टाइम को इस्तेमाल करते हुए वहां से भागता है। लेकिन बीच में ही उसकी स्किल की स्पीड का टाइम खत्म हो जाता है। वो सोचता है कि इसी टाइम पे क्या इसे खत्म होना था, लेकिन वो लगभग पहुंचने वाला होता है। लेकिन पीछे से वेव भी आ रही होती है, तो वो एक स्पिरिट अपने हाथ में एक्टिवेट करता है और उसको खा जाता है। नोटिफिकेशन आता है कि आपने हंटर और की डेड स्पिरिट की मैजिक एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तभी उसकी सारी ताकत वापस आ जाती है। फिर एक बार रेड एरिया की तरफ बढ़ रहा होता है। वो लगभग पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन फिर से वेव आती है और उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। ये देखकर अपना बंदा शॉक हो जाता है कि उसका रास्ता एक वेव ने रोक दिया गया है। वेव में घुस जाता है और ऊपर की तरफ निकलता है, जिस वजह से उसकी स्पिरिट जो उसने अब्जॉर्ब की थी वो भी खत्म हो जाती है। उसकी ताकत भी खत्म हो जाती है। अपना बंदा ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो इतनी ऊंचाई से गिर के नहीं बचेगा। वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो शॉक हो जाता है कि वो लगभग क्रैश ही करने वाला है। वो धड़ाम से नीचे गिरता है, लेकिन एक बार फिर उसे डेड स्पिरिट बचा लेती है। इस बार 2 डेड स्पिरिट का यूज होते हुए उसका जान बचा लेती है। अब उसके पास 12 डेड स्पिरिट्स बची हैं। जैसे ही एमसी अपनी आंख खोलता है, वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वे उस पर अभी भी हमला कर रही हैं, लेकिन एंड वक्त पर वे रुक जाती हैं और उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपने आप को प्रूव कर दिया कि आपने हेजिटेशन पीछे छोड़ दी है और आपने सक्सेसफुली 3rd ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया है। और वेव गायब होते हुए उसका सारा पानी अपने एमसी पर गिर जाता है और उसके पास सभी की सभी नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपने 3 ट्रायल कंप्लीट कर चुके हैं। आपने ग्रैंड्स ऑफ द विल्ड स्किल अब्जॉर्ब कर लिया। आपको 15,000 पॉइंट भी दिए जाते हैं और आपको एक पोशन दिया जाता है जो आपकी स्विफ्टनेस को बूस्ट करेगा। अब आप लॉबी में लौट सकते हैं। अपना बंदा लॉबी में पहुंचता है और वो सोचता है कि मैं लगभग मर ही गया था। अब से मुझे नेक्स्ट ट्रायल पर जाने से पहले कुछ समय का इंतजार करना ही होगा। तब इसके पास नोटिफिकेशन आते हैं कि आप लेवल 7 को क्लियर करने वाले लगभग 1000 बंदे हैं। सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है और स्किल स्टोर भी अनलॉक हो चुका है। अब आप अपनी चॉइस से ड्रिल्स में जा सकते हैं और आपके लिए परमानेंट रिटर्न स्टोन भी अनेबल कर दिया गया है। और अब आप किसी भी दूसरे चैलेंजर्स के ट्रायल में इन्वेजन कर सकते हैं। एमसी को पता चल जाता है कि अब वो परमानेंटली अर्थ पर जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे जो एक्साइट करता है वो होता है पियोनियर, जिससे अब वो सिलेक्ट हो जाता है, जिससे उसे एक हालो मिलता है। सिस्टम बताता है कि ये हालो आपके इनर ट्रेट और स्किल को अफेक्ट कर सकता है, तो आप केयरफुली चूज करें। एमसी सोचता है कि मुझे इससे पहले ऐसे कोई वार्निंग नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार दी गई है। उसके सामने एक पैनल आता है कि आपको होलो चुनना होगा, एक रूलर, एक हंटर और एक मोंग। अपना बंदा सोचता है कि इन सब के अलग अलग काम है, तो मुझे सबसे पहले इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी चाहिए। बेसिकली इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी होती है कि ये आपके इनर ट्रेड से जुड़ा होता है और आपकी कॉम्बैट, ग्रोथ और सपोर्ट ETC सभी टर्म्स को बढ़ा देता है। अपना मतलब सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मेरे सारे ट्रेड्स को ये बढ़ा सकता है, और उसमें लिखा भी होता है कि ये हालो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। सोचता है कि मैं पहले दूसरे भी देखना चाहूँगा। फिर वो हंटर के इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगता है और इसकी इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है कि आपकी प्रोफेंसी स्किल्स और बाकी स्किल्स को भी ट्रेड को भी बढ़ा देता है, लेकिन आपको ये लेवल अप करने में ज़्यादातर मदद करता है और ये भी अपने बंदे के लिए सूटेबल होती है। अपना बंदा भी कहता है कि ठीक है, लेकिन आखिर में कौन सा है। फिर हमें दिखाई जाते हैं मोंग। इसमें लिखा होता है कि आपके पास जो नेचुरल टैलेंट है उसके लेवल अप में मदद करता है, जो टाइम के साथ अपने टैलेंट को और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से पावरफुल बनाते जाता है। ये सभी के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पास नेचुरल टैलेंट हो, तो ये अपने बंदे के लिए सूटेबल नहीं है। और उसमें लिखा होता है कि ये हमारे एमसी के लिए नहीं बना है। एमसी कहते हैं कि ठीक है, आप गायब करो, मैं बाकी दो में से चूज़ करूँगा। अपना एमसी रूलर हालो को चूज़ करता है और सिस्टम कह रहा होता है कि आप रूलर के इफेक्ट्स को चुनना चाहेंगे। आपके सामने बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, आप उनमें से कोई सी भी एबिलिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। उसके सामने आती हैं एक तो समनर, एक स्वॉर्ड मेज और एक एसन, मतलब जो काम करता है, हथियार बनाता है। मैं आपको छोटे में बता देता हूँ। समनर वो जो आपको पता ही होगा, नेक्रोमेंसी में समनर होता है जो अनडेड को समन कर सकता है। दूसरा है स्वॉर्ड मेज। स्वॉर्ड मेज वही अपनी तलवार के इतनी ताकत बना लेता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। तीसरा है आर्टिसन,
जो कि हथियार बनाने में बहुत ही ज़्यादा काबिल होता है। अपना बंदा मन बना लेता है और वो सोचता है कि ये एमसी समनर चूज़ करता है और वो कहता है कि इसमें क्या रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। वो समनर चूज़ करते ही उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि आपकी सारी स्किल्स और ट्रिक्स को एडजस्ट किया जा रहा है। एक यूनिक पावर क्रिएट होती है स्किल सिंथेसिस। एमसी की स्टेटस विंडो में अब एक और चीज़ जुड़ चुकी है जो कि हाल उसकी यूनिक पावर बता जाती है स्किल सिंथेसिस। एमसी खुश हो जाता है कि फाइनली वो एक हालो गेन कर चुका है। एमसी फिर चेक करता है यूनिक पावर की स्किल सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन। बेसिकली उसमें लिखा होता है कि जब आपके पास 2 स्किल होती हैं और उनका यूज नहीं होता है तो आप उनको मिलाकर एक हाई ग्रेड की स्किल बना सकते हो। ये सुनकर अपना बंदा खुश हो जाता है कि मैं 2 यूजलेस स्किल को मिला के एक नई स्किल बना सकता हूँ। वो अपनी स्किल लिस्ट को ओपन करता है और उसमें दिखाया जाता है कि फास्ट रीजन, पेन रेजिस्टेंट, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। वो अपना बंदा सोच रहा होता है कि तभी अपना बंदा 2 स्किल चूज करता है जो कि एफ रैंक की होती है। सिस्टम कहता है कि क्या आप इन दोनों को फ्यूज करना चाहते हैं। अपना बंदा बिना सोचे यस पर क्लिक कर देता है। जैसे ही अपना एमसी या यस पर क्लिक करता है तो उसके सामने दोनों स्किल फ्यूज होना शुरू हो जाती है। अपना बंदा ये देख के शौक हो जाता है कि ये तो एक नई स्किल। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपकी नई स्किल क्रिएट हो चुकी है और नई स्किल है, अगले पार्ट में बताऊंगा कि क्या नई स्किल है। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ जैसे कि मैं कहता हूँ, मैं अपनी वॉइस ओवर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी देख सकते हैं कितना फासला आ चुका है। अगले पार्ट में मिले हैं। सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय। और अब हमें उस नई स्किल के बारे में पता जाता है जो कि होती है जजरंट। मुझे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, लेकिन जो भी है एडजस्ट कर लो। एक स्किल है जजरंट डी क्लास। हमें उसकी इन्फॉर्मेशन बता दी जाती है। उसकी अभी प्रोफेंसी लाइक अपनी नेक्रोमेंसी प्रोफेंसी की तरह 0 हो चुकी है। इसकी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इतना लिखा होता है कि आपको बेसिकली इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल है और अगर इसका यूज़र मैजिकल एबिलिटीज़ में इस स्किल से ज़्यादा हायर ट्रेड पर है और भी अच्छे से ज़्यादा काम करती है। अपना बंदा सोच रहा होता है कि अगर सिंथेसिस ऐसे काम करता है, मुझे लगा कि एफ रैंक मिलकर ई रैंक क्लास में लाएंगे, लेकिन ये मिलकर तो डी क्लास बन गई। ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड बन चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए। वो फिर से अपनी स्किल लिस्ट ओपन करता है और वो फिर से 2 एफ रैंक की स्किल्स को फ्यूज करता है। स्किल सिंथेसिस कंप्लीट होता है और देखता है कि 2 एफ रैंक की स्किल मिलकर एक स्किल बनती है जो कि होती है पावरफुल साइट ई क्लास की। हमें आज साथ की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जो कि अपने बंदे को अंधेरे में देखने में मदद करता है। उसकी आंखों की रोशनी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। अपना बंदा ये देख कर शौक हो जाता है कि इस बार सिर्फ एक ही ग्रेड बढ़ा। मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ गया है। पिछली बार जब मैंने 2 एफ रैंक की क्लास मिलाई थी तो उन दोनों में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था, इसलिए वो अपने आप से ही एक ग्रेड से नहीं, वो अपने बेस्ट लेवल पे अपग्रेड हो गई। लेकिन मैंने जो ये वाली एफ रैंक की 2 स्किल मिलाई थी तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इसलिए इनका ग्रेड सिर्फ 1 पॉइंट से बढ़ा। वही सब देख के बेड पे कूद जाता है और सोच रहा होता है अब मेरे पास एक पॉइनर एंड एक ओवरा होल्डर हूँ। उसे याद आता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट मिल चुकी है और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी था कि मुझे अब तक की मिली हुई स्किल सबसे ज़्यादा बेस्ट थी। तभी उसे याद आता है कि उसे पिछले 7th लेवल में एक स्किल भी तो मिली थी, ग्रांस इन द विल्ड। तभी हमें उसकी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि ये यूजर की 10% स्पीड को बढ़ा देता है और जब पावर ओवरलैप होती है तो ये बढ़कर 7 टाइम्स तक बढ़ जाती है और इसका कूल डाउन लगभग 1 दिन तक होता है। अपना बंदा ये सोचकर शौक हो जाता है कि 10% बढ़ा देता है, लेकिन जब ओवरलैप हो जाए तो अपने बंदे की स्पीड लगभग 7 टाइम्स बढ़ सकती है। इसका मतलब है मैं अपनी स्पीड 70% से बढ़ा सकता हूँ और यहाँ तक कि इसमें मेरी मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं होता। फिर वो चेक करता है कि इसकी तो कोई भी डाउन साइड है ही नहीं। फिर वो अपनी इन्वेंटरी में से एक बूट निकालता है जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि बूट हो स्विफ्टनेस, जिसकी अटैक स्पीड 3% से और मूवमेंट स्पीड 5% से बढ़ जाती है। अपना बंदा खुश हो रहा होता है कि लेवल 7 से मिली हुई सभी चीजें अपनी स्पीड्स को बढ़ाने के लिए काफी अच्छी हैं। तभी वो स्किल स्टोर को ओपन करता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल शो हो रही होती हैं और बंदा सोचता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छी स्किल्स नहीं है और यहाँ इतनी अच्छी स्किल्स ना होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। खैर मुझे स्किल्स खरीदनी है ताकि मैं अपनी मैजिक स्किल्स को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकूँ। तभी वो बहुत ही सारी स्किल्स खरीद लेता है जिसमें मैजिक रेजिस्टेंस भी होती है जो कि अपने बंदे की मैजिक पावर बढ़ा देता है और दूसरे वाले आने की मैजिक बचा सकता है। और वो सोचता है कि पिछली बार मैं मैजिक हार्ट से इफेक्ट हो चुका था तो इस बार इस स्किल की मदद से मैं किसी भी दूसरे बंदे की मैजिक से इफेक्ट नहीं होऊंगा। दूसरी स्किल होती है मैजिक करेंसी, जो कि आसपास की मैजिक को गैदर करके अपने बंदे की बॉडी में बेचता है जिससे अपने बंदे की मैजिक बढ़ जाती है। इसका वो इस्तेमाल कर रहा होता है और उसके आसपास की सभी एनर्जी अपने बंदे के शरीर में डल रही होती है। वो देखता है कि वो पहले से ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है और उसकी बॉडी काफ़ी हल्की फील हो रही है।
वो आगे बढ़ता है और अपनी पावर टेस्ट करने के लिए अपना पैर ज़मीन पे देकर मारता है और वो देखता है कि पूरी की पूरी ज़मीन टूट चुकी है। वो देखकर शॉक हो जाता है कि पहले मैं अपनी मैजिक एनर्जी पे भरोसा करता था, लेकिन अभी मेरी फिजिकल एबिलिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। लगता है मुझे कुछ और स्मार्ट परचेसिंग करने पड़ेंगे। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आई होती है कि अपने यूज़र को अलाउ करता है कि अनडेड को समन करने के लिए, जबकि अनडेड की ताकत उतनी होगी जितनी उसकी स्पिरिट एक्सपीरियंस होगी। वो सोचता है कि मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है, जैसे कि समन अनडेड के बारे में। खैर, मुझे अगले लेवल पे बढ़ना चाहिए, मैं इसके लिए बाद में देखूंगा। फिर वो सांस भरता है और सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं नेक्स्ट ट्रायल पे जाऊं या फिर मुझे धरती पर वापस जाना चाहिए। तभी उसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल में देखता हुआ सोच रहा होता है कि किसी ने इस पार्टी में साइन अप क्यों नहीं किया। तभी वहाँ पर एक बंद की पार्टी आ रही होती है कि तुम्हारी टीम में तो कोई भी रिक्रूटमेंट होने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हें सच में लगता है तुम ऐसे बैठे हुए अपनी टीम को बना सकते हो? तुम क्यों ना हमारे साथ आ जाओ। वो मोटा बंदा कह रहा होता है कि जितने में तुम अपनी टीम को रिक्रूट करोगे और इतने में तो तुम्हारा परमिट एक्सपायर हो जाएगा, क्यों ना तुम कुछ पैसे के बदले ये परमिट हमें दे दो। वो बंदा सोच रहा होता है कि ये फिर से आ गए। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें जैसे कि पहले कहा था, मैं तुम्हें अपना परमिट नहीं दूंगा। फिर वो उसकी बात काटते हुए मोटा कह रहा होता है कि इतने रैकलेस मत बनो। तुम्हें क्या लगता है जबकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं तो वो तुम्हारी पार्टी में क्यों नहीं आना चाहते? चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि तुम एक ई क्लास के हंटर हो। तुम्हें समझ में आई बात? कोई भी बंदा तुम्हारे साथ पार्टी बनाना क्यों चाहेगा? तभी उसके साथ देते हुए उसके साथ भी कह रहे होते हैं कि वो सही कह रहा है, उसे वो परमिट दे दो, वो गलत नहीं है। तभी उन सब के बीच में से एक आवाज़ आ रही होती है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम अभी भी एक पार्टी मेंबर का इंतजार कर रहे हो? और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, अपना ही बंदा होता है। वो अपना नाम बताते हुए कह रहा होता है कि मेरा नाम यूनहान है और मैं एक सी ग्रेड का हंटर हूँ। क्या मैं क्वालिफाई हूँ तुम्हारी टीम ज्वाइन करने के लिए? वो बंदा भी खुश होकर कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स। तभी मोटा अपने बंदे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ बंदे पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं? क्या तुम लाइन को कट करना चाहते हो? और बंदा कह रहा होता है कि अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम चावली की पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते? मोटा उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हे, तुम्हारी इस तरह बात करने की कोशिश कहते ही अपना बंदा कह रहा था कि बाय द वे, तुम्हें ज़रूरत है मेरे कंधे पे से हाथ हटाने की, इससे पहले कि मैं इसे तोड़ ना दूं। और तभी अपना बंदा अपना ओरा रिलीज कर देता है। मोटा भी ये देख के शौक हो जाता है कि क्या ये सच में सी ग्रेड का हंटर है। मोटे के चमचे भी देख के खुश हो जाता है कि देखो अपने बंदे का ओरा, शायद वो बच्चा डर गया। मोटा भी पीछे मुड़ के कह रहा होता है कि अबे सालो, वो मैं नहीं था। वो मोटा बहाने बनाते हुए कह रहा होता है कि लगता है हमें पीछे हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के ऑफिसर हमें देख रहे हैं। और वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम इस बार लकी थे। तभी अपने बंदे के पीछे खड़ा हुआ वो बंदा जिसका नाम ली होता है, वो कह रहा होता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे होगी। तभी उसे अपना बंदा आवाज मारता है, मिस्टर ली, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आने वाला है, तो क्या हम दोनों अकेले जाकर इसको संभाल सकते हैं? ली भी शौक हो जाता है कि क्या सिर्फ हम दोनों? फिर दोनों डंजन में घुसते हैं और ली कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे अब ये संभालना ही होगा। एमसी भी कह रहा होता है कि तुम इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं लगभग डी ग्रेड के मॉन्स्टर को इजीली संभाल सकता हूँ। ली कह रहा होता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा ये पहला एक्सपीरियंस है किसी डंजन में। एमसी भी कह रहा होता है कि हाँ मैंने कहा था। वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता नहीं है कि टावर को एक डंजन की तरह देखा जाता है। फिर ली कहता है कि इससे पहले कि हम डंजन के अंदर जाएं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर सबसे ज्यादा मरने के चांसेस किसके हैं, एक सी क्लास हंटर के और एक ई क्लास हंटर के? वो कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि एक ई क्लास हंटर के, लेकिन तुम गलत हो। एक सी क्लास हंटर के ज्यादा मरने के चांसेस हैं, क्योंकि एक सी क्लास हंटर को उसकी सभी गलतियों के बारे में पता होता है और वे और कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वे सी क्लास हंटर हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं और उनकी गलती की वजह से वे मारे जाते हैं। जैसे कि एक कार ड्राइवर, जब वो कार ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो सबसे ज़्यादा उसी के चांस होते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। तुम अपने साथ हीलर भी न लाई और तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मुझे यही चिंता हो रही है कि हम इसी तरह मर ना जाए। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, सही में मुझे पता चल गया कि तुम इतना ज़्यादा वरीड क्यों थे। फिर ली कहता है कि मैं भी कभी इससे पहले कि ज़्यादातर डंजर में नहीं आया हो, तो फिर तुम एक लीडर का रोल क्यों नहीं निभाते? अब एमसी भी सोच रहा होता है कि मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं फ्रंट में रहूँगा। फिर एमसी उससे कह देता है कि ठीक है, मैं लीड करूंगा। ली भी कह रहा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे लगता है कि हम दोनों की सेफ्टी इसी में है कि हम दोनों साथ मिलकर काम करें। वे डंजन में आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक लिजर्ड मैन आ जाता है। ली कह रहा होता है कि लिजर्ड मैन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होता है कि एक वेपन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है।
फिर वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि ठीक है, मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा और जैसे ही ध्यान भटकाऊंगा मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा और तुम उस पर अटैक कर देना। अपना एमसी भी उसे कहता है कि गॉट इट। एमसी भी सोच रहा होता है कि तो एक एक्सपीरियंस बंदा इस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता है। तभी लिजर्ड मैन और अपना ली आगे बढ़ते हैं और दूसरे की तरफ बढ़ने ही वाले होते हैं। तभी हमें दिखा जाता है कि वे सिर्फ एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। और बंदा भी सोच रहा होता है कि क्या ये सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा था कि वो वहाँ से दूर चला जाए। मैंने अपने टेम्परेरी रिटर्न स्टोन का इस्तेमाल किया है जिससे मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय है, इसलिए मुझे एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है शुरुआती डंजन में एक लिजर्ड मैन के पास। तभी अपना बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। तभी वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है और उसे एक ही बार में कई टुकड़े कर देता है। ये देखकर ली भी शौक हो जाता है और अपना बंदा कह रहा होता है कि तब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जब तक कि तुम लीड कर रहे हो मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एमसी कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक सजेशन है। ली भी कहता है कि ठीक है, अब जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। और बंदा कहते हैं कि अब से फ्रंट में मैं रहूंगा और मैं तुम्हें लीड करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि आगे बहुत सारे लिजेंड मैन जो कि अपना बंदा एक एक करके काट रहा होता है। एमसी उछलता है और एक बंदे के सीने के आर पार अपना डैगर घुसा देता है। ये देख कर ली भी शौक हो रहा होता है कि जिस तरह से अपना बंदा मार रहा होता है। ली भी शौक हो जाता है कि अगर ये हंटर इंडस्ट्री में आया तो बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा देगा। ये सिर्फ एक रुकी है और इसके जैसा रुकी मैंने आज तक नहीं देखा। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा एक लिजर्ड मैन के दिल में से एक मैजिक क्रिस्टल निकालता है जिसका यूज बताया जाता है कि ये बूस्ट बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है और कोई दवाई बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल अपना ली इकट्ठा कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं सिर्फ इन्हें संभालने की बजाय मैं तुम्हारी और भी मदद कर सकता हूँ। और वो कह रहा होता है कि मुझे दिक्कत नहीं होगी अगर तुम ज़्यादा शेयर रखना चाहते हो। शेयर के बारे में बाद में बात करते हैं, इससे पहले कि हम इस सब को ख़त्म कर दें। और उसके पीछे से एक लिजर्ड मैन हमला कर रहा होता है। अपना बंदा महसूस कर लेता है और एक ही वार में उसकी थोड़ी पे भूखा मारता है। फिर हमसे कहता है कि ठीक है, हम जब बाहर निकल आएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, वरना अगर हमने फोकस खो दिया तो ये हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। और अपना बंदा वहाँ की डेड स्पिरिट्स को ऑब्जर्व करना नहीं भूलता, लेकिन ये देख के शौक हो जाता है कि उसकी प्रोफेंसी सिर्फ 0.7% से इंक्रीज हुई है। वो सोचता है कि ग्रेड डी के मॉन्स्टर इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो मेरी प्रोफेंसी को बूस्ट कर सकें। तभी वे बॉस गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ली भी सोच रहा होता है कि हम दोनों ने मिलकर सच में इतनी दूर आ गए कि हम बॉस गेट तक पहुंच गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक बॉस डंजन के गेट तक पहुंच पाऊंगा, जबकि सिर्फ मैं तो समांड हो रहा था और यहाँ तक कि इस बंदे ने अकेले ही पूरे डंजन को क्लियर कर दिया। एमजी कह रहा होता है कि ठीक है, क्या तुम तैयार हो बॉस बैटल के लिए। ली भी कह रहा होता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या हमें इससे पहले कि आराम निकल लेना चाहिए। एमसी कह रहा होता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। वे बॉस डंजन की तरफ बढ़ते हैं। उनके सामने बॉस बैठा होता है, वो खड़ा होता है एज एक्सपेक्टेड लिजर्ड किंग। तभी ली कह रहा होता है कि अब हम इसे कैसे हराने वाले हैं। एमसी कहता है कि ठीक है, मुझे सोचने दो। ली भी दुख के शौक हो जाता है कि तुम्हारे पास इससे पहले कोई प्लान नहीं था। तभी बॉस उस पर हमला करता है। अपना बंदा कह रहा होता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। बॉस उस पर हमला कर रहा होता है। अपना बंदा कैसे न कैसे करके उसके हमले डोज कर रहा होता है और ये देख के शौक हो जाता है कि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि मैं इसे पकड़ ना पाऊँ। तभी वो पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस अपनी पूंछ से उसको दूर फेंक देता है, लेकिन उसका सारा डैमेज डेड स्पिरिट्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अपना बंदा खड़ा होता है, वो कह रहा होता है कि ये तो अच्छा हुआ, अब मुझे अपनी नई स्किल्स याद आ चुकी हैं, अब मुझे शायद से अपनी नई स्किल्स का टेस्ट करना चाहिए। और अपना बंदा उसे चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि हे छोटे से कीड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने अपने ही सिंहासन को 2 टुकड़ों में कर दिया। तभी हमें उसके सिंहासन दिखाया जाता है। तभी बॉस गुस्सा हो जाता है और एक वेव निकालता है जिससे हमारे बंदे की 25% स्पीड घट जाती है। हमें दिखाया जाता है वो पैरालाइजिंग वेव होती है, लेकिन अपना बंदा वही नई स्किल एक्टिवेट करता है जजरेंट, जिससे अपने बंदे को दूसरे के मैजिक से कोई भी परफेक्ट नहीं पड़ता और उसकी 25% स्पीड वापस से आ जाती है। ये देखकर बॉस भी शौक हो जाता है कि उस पर उसकी ताकत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ली उस वेव को झेल नहीं पाता और वो अपने एमसी से मदद मांगने के लिए कह रहा होता है। तभी उसको बॉस भी नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि यही तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझसे लड़ाई कर रहे थे। लेकिन अपना बंदा देख रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा दूर जा चुका है। फिर अपने बंदे की रियल पावर एक्टिवेट होती है। फिर वो करता है समन अनडेड। तभी बॉस के सामने बहुत सारे अनडेड समन हो जाते हैं जिससे जाता है, लेकिन वो एक ही बार में उन सभी अनडेड को हरा देता है। अपना बंदा भी सोच रहा होता है कि मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मैंने उसे डिस्ट्रैक्ट तो कर दिया। तभी एमसी अपनी ग्रांड चिंता व्हील एक्टिवेट करता है जिससे उसकी स्पीड 60% से बढ़ जाती है और वो स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बॉस को बहुत ही ज़्यादा स्लाइसिस में काट देता है
और वो उस डंजन को क्लियर कर देता है और नोटिफिकेशन आती है कि नेक्स्ट बॉस 14 दिन के बाद स्पॉन होगा। और वो उस बॉस की भी डेड स्पिरिट को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे उसे एक नई स्किन मिल जाती है जो कि होती है थर्ड आई। इसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी आंखों के सामने जो भी अटैक नहीं है उसको डिटेक्ट करके आपको बता देगा। तभी मैं बाहर के सीन दिखाया जाता है, एक बंदा कह रहा होता है कि एक साथ 3 गेटा पैर हुए हैं, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। और वो दूसरे बंदे से कह रहा होता है कि कुछ रिपोर्ट आई। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अभी तक नहीं सर। और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि गए हुए हंटर कुछ एडवांस की क्रिस्टल लेके वापस हो जाएंगे, फिर कुछ एसोसिएशन टीम जाएगी और बॉस हंटर को मार देगी। मैं भी तो एक एसोसिएशन से मिला हुआ बंदा ही हूँ, मुझे बोनस क्यों नहीं मिलता। अगर हमारे द्वारा भेजी गई टीम एक ही बार में पूरे गेट को सफा कर दे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन ये काम तो सिर्फ एक क्लास का हंटर ही कर सकता है। कोई इतना बड़ा बिग शॉट यहाँ पर इधर उधर कैसे घूम सकता है। तभी उस गेट से अपना बंदा बाहर आता है और उसके साथ ही कह रहा होता है कि एडवांस टीम रेड करके वापस आ चुकी है। वो बंदा भी शौक हो जाता है, इतनी जल्दी। और वो कह रहा होता है कि ये सिर्फ दोनों डंजन में गए थे, मुझे यकीन है कि ये दोनों आधे रास्ते से ही वापस आ गए होंगे। तब वो ये देख के शौक हो जाता है कि गेट का कलर ग्रे हो रहा होता है। वो भी सोच रहा होता है कि क्या गेट का कलर ग्रे हो रहा है, क्या इसने अकेले ही बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी वो भाग के जाता है और पूछता है कि क्या तुमने अकेले ही इस गेट को क्लियर कर दिया। अपना बंदा पूछता है कि तुम कौन हो। फिर वो अपना नाम बताता है, शिम हंटर एसोसिएशन से होता है गेट टीम को कंट्रोल करने। ली भी कह रहा होता है कि तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसको यून ने यानी कि अपने एमसी ने अकेले ही क्लियर किया है। ये सुनकर वो टीम लीडर भी शॉक हो जाता है और वो चिल्ला के कह रहा होता है कि क्या तुमने अकेले ही इस डंजन को क्लियर करा, इसका मतलब तुम एक क्लास के हंटर हो गए। अपना बंदा उसे मना करते हुए कह रहा होता कि नहीं, मैं एक सी क्लास का हंटर हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो कुछ बिजनेस की बात करते हैं, तो तुम कितना ऑफर देना चाहोगे इसके ऑक्यूपेशन राइट्स के लिए। वो मन में सोच रहा होता है कि इसके लिए दिक्कत होगी अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं टावर ऑफ ट्रेल से आया हूँ। फिर वो लीडर भी कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे जांच करने दो। मैं कंट्रोलिंग टीम के बिहाफ से कहूँ तो हम सिम तुम्हें इसके लिए 1.2 बिलियन वॉन ही दे सकते हैं। अपना बंदा भी शो हो जाता है 1.2 बिलियन। और फिर हमें दिखाई जाती है इतने टाइम बाद हायुन काम करके थक चुकी होती है। वो कह रही होती है कि जब से मैं टावर से वापस आई हूँ नॉन स्टॉप काम करते ही जा रही होती हूँ। और हमें बताया जाता है कि हायर अपनी हायुन के साथ एक टीम बनाई होती है जहाँ पर वो लो लेवल के हंटर्स को मैनेज करती है। और वो अपने बंदे के बारे में सोचते हुए कह रही होती है कि वो अब क्या कर रहा होगा। वो पछता रही होती है कि काश मैं उसे अपने साथ ही ले आती। तभी उसका फ़ोन बजता है और वो सोच रही होती है कि इस टाइम पे उसे कौन फ़ोन कर रहा है। और वो शौक हो जाती है कि अपने बंदे से मैसेज पाकर हानियन कह रहा होता है कि अगर तुम धरती पर वापस लौट आई हो तो हम मिलकर बात कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है अपने बंदे के अकाउंट में लगभग 1.2 बिलियन आ चुके होते हैं। अपने बंदे को यकीन नहीं हो रहा होता है कि मैंने सच में इतने सारा पैसा बना लिया है। तभी गेट खुलता है और हायुन अंदर आती है। अपना बंदे से आवाज़ मारता है कि हे, मैं इधर हूँ। अपना बंदा उसे देख के सोच रहा होता है क्या यहाँ पर भाग कर आई है। और उससे कह रहा होता है कि तुम्हें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हायुन भी उसे शिकायत करते हुए कह रहा होता है कि यूनहान, तुमने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार कब से कर रही थी। एमसी भी उससे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है कि मैं मैसेज करना भूल गया था। हायुन इससे कह रही होती है कि तो ठीक है, ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से, क्या तुम मेरे लिए कुछ चीज़ केक ऑर्डर कर दोगे। हायुन उससे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। एमसी कह रहा होता है कि मुझे टावर के बारे में बात नहीं करनी, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि मुझे एक गिल्ड में ज्वाइन होना है। मुझे कुछ ऐसी गिल्ड चाहिए जो मेरे टावर ऑफ ट्रायल्स में जाने दे और साथ साथ ही मुझे डंजर को अकेले क्लियर करने में दे। मेरे पास कुछ शर्तें भी हैं। पहली कंडीशन, जो मुझे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी गिल्ड में ज्वाइन होने दे, टावर में मेरी किसी भी एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर ना करे। तीसरी कंडीशन, मैं कभी भी गिल्ड का यूज़ कर सकता हूँ डंजन में जाने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कोई इन सभी कंडीशन के साथ मुझे कोई गिल्ड अपनी टीम में लेगी। एमसी को लगता है कि शायद से उसने कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया, लेकिन हायुन उसे होश में लाते हुए कह रही होती है कि तुम्हारी कंडीशन के साथ बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। कोई भी गिल्ड इतनी सारी कंडीशन के साथ तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक कि तुम उन्हें कुछ रिटर्न में ना दे दो। अपना मतलब इससे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही अनरियल चीज़ें मांग ली है। तभी हायुन अपने बंदे का हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है कि तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करो, व्हाइट सिल्वर गिल्ड, और मैं तुम्हारी सभी इम्पॉसिबल कंडीशन को पॉसिबल बना दूंगी। दूसरे ही फ्रेम में अपना बंदा एक ट्रक पे लेटा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने कल डंजन को क्लियर किया, उसे बहुत ही ज़्यादा महंगा बेच दिया, लेकिन मुझे अभी भी गिल्ड ज्वाइन करने से पहले कुछ काम करने हैं। फिर से हायुन की कन्वर्जेशन याद आती है। हायुन ने उसे कहा था कि उसे अकेले ही एक सी ग्रेड का डंजन क्लियर करना होगा और इस तरह से तुम्हें अपनी ताकत का
विश्वास दिलाना होगा कि तुम हमारी गिल्ड के लिए काबिल हो के नहीं। किसी भी गिल्ड का फ्री में यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसीलिए तुम्हें अगर ये सब कंडीशन चाहिए तो तुम्हें हमारी गिल्ड में ज्वाइन होना होगा। अपना बंदा उसकी बात से एग्री कर जाता है और कहता है कि ठीक है, मेरे लिए एक सी ग्रेड का डंजन ढूंढ दो। हायून भी कह रही होती है कि ठीक है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे। परसेंट में अपना बंदा उठता है और सोच रहा होता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए ताकि मेरा साथ साथ ही वार्म अप भी हो जाए। वो अपना स्टैंड लेता है और एक स्पीड में जंप मारता है जो उड़ते हुए लोगों के सामने से उड़ते हुए जा रही होती है। हायून डंजन के पास पहुंचती है और वो कह रही होती है कुछ ही देर में हम अंदर पहुंचेंगे। हायून पूछती है और अपनी आई कार्ड दिखाती है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी देख रहे होते हैं कि ओ आप वाइट सिल्वर गिट से हैं, आपकी बुकिंग है यहाँ पर। वो गार्ड कह रहा होता है कि अभी भी डंजन स्टार्ट होने में 1 घंटा है, तो इसके लिए आप यहाँ बैठकर इंतजार कर सकती हैं। लेकिन वो शौक हो जाती है कि उसके पीछे से अपना बंदा पहुंच गया होता है, लेकिन वो इतनी तेज आया होता है कि उसके पीछे की हवा पीछे छूट गई होती है जो कि अब आ रही होती है और वो सभी चीज़ों को हिला देती है। एमसी माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं इतनी तेज आया कि मेरे पीछे पीछे शॉकिंग वेव भी बन चुकी। वो भी सोच रही होती है कि क्या ये इतना तेज़ है कि इसने अपने पीछे शॉकिंग वेव तक बना दी। वो सामने से कह रही होती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो मन में सोच रही होती है कि ये आखिर किस मिट्टी का बना हुआ है। हायून कह रही होता है कि अब यहाँ से आगे मैं तुम्हें लीड करूंगी, जब तुम रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना। अपना बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, हम अभी जा सकते हैं, क्या तुम इसके साथ एग्री करती हो। वे दोनों डंजन के अंदर पहुँचते हैं और एमसी कह रहा होता है कि हायून अगर तुम किसी डेंजर में हो तो मुझे एक सिग्नल दे देना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हायून कह रही होती है कि वो बता दिए कि मेरे पास एक एम्प्रेस एमुलेट है A ग्रेड का, जो कि मेरे पास एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देता है। और वो अपने एमसी से कहती है कि मैं जितना दूर हो सके मैं तुमसे उतना दूर रहूंगी ताकि तुम मेरी वजह से किसी दिक्कत में ना पड़ो। अपना बंदा भी उससे हामी भरते हुए वहां से निकल जाता है। फिर वो लिजर्ड बोर्ड से मिली हुई अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है थर्ड आई। वो देखता है कि उसकी तरफ 3 तरफ से अटैक आ रहे होते हैं। जैसे ही वे 3 चीज अपने बंदे की तरफ बढ़ रही होती है, अपना बंदा जंप मार के उनसे बच जाता है। हायून ये देख के शौक हो जाती है। वो मन ही मन में सोच रही होती है कि एक वेनम फिश सीक्रेट डंजन में क्या कर रही है। वो अपने बंदे को केयरफुल रहने के इंस्ट्रक्ट कर देती है कि वार्निंग देती है कि ये एक अनोमलस डंजन है, लेकिन अपना बंदा उसे अनसुना करते हुए उन तीनों को मार देता है। और ये देख कर हायून शौक हो जाती है कि तुम मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा ताकतवर है। और वो खुश हो जाती है कि मैंने इसे चुनकर कोई भी गलती नहीं की। उसके बाद अपना बंदा सभी को एक एक करके मारने लगता है और उसको लाइटनिंग इफेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं तो लगभग भूल ही गया था कि मेरे पास लाइटनिंग इफेक्ट भी है। फिर उसके पीछे से एक लिजर्ड हमला कर रहा होता है, एक वेनम फिश हमला कर रही होती है। वो उसे डिफ्लेक्ट करके उसकी पूंछ पकड़ता है और जमीन में दे के मारता है। एमसी हायून को चिल्ला के कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ पर आ सकती हो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। वो ये देख के शौक हो जाती है कि 1 घंटे से भी कम समय में इसने पूरे डंजन को क्लियर कर दिया, वो भी अकेले। वो कह रही होती है कि एक वेनम फिश इतनी कॉमन मॉन्स्टर नहीं होती कि उसे इतनी आसानी से मार दिया जाए। यहाँ तक कि एक C ग्रेड का हंटर भी उसे लड़ने से पहले 100 बार सोचता है। ये इतनी ज्यादा डेंजरस होती हैं। लेकिन यूनहान तो बच्चे की तरह इनसे खेल रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार ये कहाँ तक पहुँच सकता है। और हमेशा की तरह वो भूलता नहीं है कि सभी डेड स्पिरिट्स को कलेक्ट करना और ऑब्जर्व करना, जिससे उसकी परमानेंट स्टेट्स बढ़ जाती हैं। दोनों बॉस पोर्टल में एंटर करते हैं। हायून कह रही होती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे इस एरिया में कोई भी मॉन्स्टर महसूस नहीं हो रहा है। तभी उनके ऊपर से कोई तो भी हमला आ रहा होता है। अपना बंदा उसे फील कर लेता है और सोच रहा होता है कि हम खतरे में हैं। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करे, अपना बंदा हायून को पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। हायून अपने बंदे की स्पीड देख के शॉक हो जाती है। तभी लिजार्ड एक बीम बनाता है और अपने बंदे की तरफ हमला करता है। हायून कह रही होती है कि अपने पीछे देखो, लेकिन इससे पहले कि वो बीम अपने बंदे पर लैंड हो पाती है, अपना बंदा जंप मारता है और किसी ऊंची जमीन पर आकर लैंड करता है। फिर अपना बंदा हायून से कह रहा होता है कि तुम खतरे में थी, मैंने इसीलिए तुम्हें इस तरह पकड़ लिया, क्या तुम माइंड तो नहीं करोगी। हायून भी कह रही होती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरी मदद करी और भी ज़्यादा अच्छा किया है। फिर अपना बंदा नीचे देखते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, अब मैं वहाँ जाकर उसे फिनिश करके आता हूँ। हायून कह रही होती है कि क्या तुम्हें एक बफ की जरूरत है, हम अभी इस टेस्ट को बंद कर सकते हैं। हमसे कह रहा होता है कि नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपना बंदा स्टाइल में नीचे उतरता है और उस लिजर्ड के सामने आके कूदता है और अपनी स्पीड वाली स्किल को एक्टिवेट करता है, इंस्टेंट एक्रोलेशन। सभी स्किल को यूज़ करने के बाद उसकी स्पीड 70% से बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी स्किल्स ओवरलैप हो चुकी हैं 7 टाइम। लिजर्ड अपने मुंह में एक और बीम तैयार कर रहा होता है। अपना बंदा ये देखकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और अपनी अल्टीमेट ट्रेड स्किल एक्टिवेट करता है और उसे एक ही बार में 3 हिस्सों में काट देता है। और नोटिफिकेशन आती है कि आपने डंजन को क्लियर कर दिया है। डंजन सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा 3 घंटों में।
हायुन शौके के कह रही होते हैं कि यहाँ पर असली मॉन्स्टर कौन है, मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तभी वे डंजन से बाहर आ जाते हैं और हायुन कह रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने हाई लेवल डंजन को इतनी जल्दी क्लियर कर दोगे। हमारी गिल्ड टीम इतनी भी मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे जैसे बंदे को रिक्रूट करने में मना कर दे, तो अब तुम हमारी गिल्ड के मेंबर बनने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो। फिर हायुन कह रही होती है कि तुम्हें याद है कि जब हम टावर ऑफ ट्रायल्स में गए थे, ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन सी डिफिकल्टी यूज़ की है। कुछ लोगों ने इजी लेवल को यूज़ करके इजीली उसे पास कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहे उनके इजी लेवल हार्ड होते गए। उन्हें हार्ड लेवल को क्लियर करना उतना डिफिकल्ट हो गया। अगर ये सिस्टम टावर में है तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करोगे तुम्हारा लेवल और तुम्हारे डंजन का लेवल उतना ही डिफिकल्ट होते जाएगा। तुम ऐसे डेडली डंजन में पहुंच जाओगे जहाँ पर टॉप 50 में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर हायुन उसे शर्माते हुए कह रही होती है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा अपना ध्यान रखो। मैं तुम्हें अपने साथ काम करते हुए और तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुनकर अपना बंदा भी थोड़ा शर्मा जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना बंदा एक जगह बैठा हुआ सेब खा रहा होता है। उसके सिर्फ टावर में लौटने के लिए 10 मिनट बचे होते हैं। वो कह रहा होता है कि इन 3 दिनों में मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, यहाँ तक कि मैंने अपने स्टेट्स भी बूस्ट किए और अपना कॉन्फिडेंस भी। तभी टावर में लौटने का समय हो जाता है और अपना बंदा लॉबी में वापस आ जाता है। तभी सिस्टम से मैसेज आता है कि आप क्या लेवल 8 पर जाने के लिए तैयार हो। अपना बंदा यस पर क्लिक करता है और उसके सामने एक पैनल आता है कि आपको प्रोग्रेशन के लिए एक रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक स्टोरी, कॉम्बैट और एक क्लियरेंस। अपना बंदा सोचता है कि हाँ मुझे याद है कि मुझे बताया गया था कि 8 लेवल पर ऐसा कुछ आएगा। तो अपना बंदा कॉम्बैट लेवल को चूज़ करता है ताकि वो अपनी सभी ट्रेस्ट को जल्द से जल्द इंक्रीज़ कर सके। उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपके लिए इंडिविजुअल ट्रेल बनाया जा रहा है। एक बार आपने ये रूट चुन लिया तो आप इसके बाद इसे चेंज नहीं कर सकते। अपना बंदा भी कहता है कि हाँ मैं ये चाहता भी नहीं हूँ। तब उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि यूनहान पोइनियर पार्क को पोजेस कर लिया है। अपना बंदा ये देख के शॉक हो जाता है कि उसके पास नोटिफिकेशन आई है कि आपके लिए सूटेबल कॉन्क्लूजन पार्टनर ढूंढा जा रहा है जो कि है एडमिन रूट। कॉन्क्लूजन हो चुका है जो कि है कॉम्बैट रूट एडमिन के साथ। दूसरी पलक में वो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच चुका है और वो देखता है कि वो हैरान होता है कि ये किस तरह का वर्ल्ड है। तभी वो अपनी आई ऑफ ट्रूथ स्किल एक्टिवेट करता है जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जिनको बुलाया गया हो। और उसके सामने एक तलवार आती है। उसे बताया जाता है कि आपको तलवार को फॉलो करना है। वो तलवार को फॉलो करता है और वो एक घर के सामने पहुंचता है। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है उसके सामने एक लेडी बैठी होती है। वो उसका वेलकम करती है। वो अपने बारे में बताती है कि मैं एडमिन हूँ और तुम्हें एडवाइस करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। एमसी भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या यही एडमिन है जो टावर को रूल करती है, लेकिन वो और कुछ सोच पाता है। एडमिन तुरंत उसके पास आ जाती है। अपना बंदा भी ये देख के शौक हो जाता है कि इतनी ज्यादा स्पीड है कि पलक झपकते ही वो मेरे पास आ गई। वो उसकी तारीफ करते हुए कह रही होती है कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, लेकिन तुमने ट्रायल में जो किया था वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। एमसी उससे पूछता है कि क्या वो मेरे सभी चैलेंजेस को देख सकती है। लड़की भी कहती है कि नहीं, हम 8 लेवल से नीचे के चैलेंज को कभी भी नहीं देख सकते। मैंने तुम्हारा अनुमान लगाया लीडर बोर्ड के हिसाब से, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस टावर के कुछ गोड्स हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। एमसी इसके बारे में और जानना चाहता है। लड़की कहती है कि तुम्हें जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम एडमिन इस टावर के सर्वेंट हैं। वो बताती है कि खैर इन सबको छोड़ो, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी इस पार्क के लिए, क्योंकि तुम अभी इस पार्क में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो तुम चाहते हो। फिर हमसे उससे कॉन्क्लूजन के बारे में पूछता है। लड़की कहती है कि ये और कुछ भी नहीं है, ये एक पार्क है जहाँ पर तुम एडमिन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने पैनल के बिना। फिर एमसी उससे इन्वेटर के बारे में पूछता है कि उसने मेरे चैलेंज में इन्वेट क्यों किया। लड़की कहती है कि ये तो सुन के तुम्हें दुख होगा, दूसरे वर्ल्ड से आए लोग सिर्फ इसलिए दूसरे चैलेंज के वर्ल्ड में इन्वेट करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे रिवॉर्ड चाहिए होते हैं, और जो लोग टीम बना के ट्रायल्स को कंप्लीट करते हैं वे इंडिविजुअल चैलेंजेस को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं ताकि उनका कंपटीशन खत्म हो जाए। फिर एमसी अब उससे फाइनल क्वेश्चन पूछता है कि एग्जैक्टली टावर ऑफ ट्रायल्स है क्या। लड़की भी कहती है कि सच बताऊं तो मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। एमसी पूछता है कि तुम एक एडमिन हो कि तुम इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकती। फिर लड़की बताती है कि मैं तुम्हें सच में बताऊं तो इस टावर के गोड्स खुद ही को चैलेंज करते थे। जब कोई चैलेंजर 40 लेवल से ऊपर पहुंच जाता था और किसी कारण से मर जाता था तो उसे रिग्रेस करने का एक मौका मिलता था। सभी गोड्स और इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसी तरह मरकर यहाँ पर वापस आई हूँ, पर मेरी इतनी दिक्कत है कि मैं सर्वेंट के रूप में काम करती हूँ। जी उसे कह रहा होता है कि क्या तुम सच में, तो तुम भी एक ऑर्डिनरी चैलेंजर हो लाइक मी।
मुझे लगा कि तुम मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकती हो, पर तुम भी एक ऑर्डिनरी चैलेंजर हो। ये सुन के लड़की गुस्सा हो जाती है और उसका गला गला पकड़ के दीवार से सटा देती है। वो कह रही होती है कि तुम टावर ऑफ ट्रायल को इतनी इजीली नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि तुम चैलेंज लेने में बिल्कुल भी नहीं डरते हो। एमसी उससे कहता है कि ये कॉन्कुलेशन तो मेरा पर्सनल रिवॉर्ड था ना, और उसका गला छुड़ाते हुए उस बीट को तोड़ देता है। मैं तुम्हें इतनी इजीली अपने आप को मारने नहीं दूंगा। लड़की भी इसकी ये ताकत देख के शौक हो जाती है। वो कह रही होती है कि मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने मेरे घर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबरशिप। एमसी लॉबी में पहुंचता है और कॉन्ट्रैक्ट स्टोर को ओपन करता है। इसमें इसकी एसपी 1000 होती है। ये मेंटोर होता है आयरन ब्लड का, जिससे हमें पता चलता है कि उसने उसके कॉन्ट्रैक्ट का मेंबरशिप एक्सेप्ट कर लिया होता है। वो पावर कैटेगरी को ओपन करता है। तब उस पैनल से पता चलता है कि पावर के भी ग्रेड होते हैं। तब वो सोचता है कि मुझे दूसरे पैनल को भी चेक करना चाहिए, लेकिन वो उन पैनल को एक्सेस नहीं कर पाता है क्योंकि उसे एक्सेस करने के लिए लेवल 10 चाहिए होता है। उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 3 पावर की ग्रेड्स हैं जो उसे अभी चूज करनी है। उसके सामने एक पावर आती है क्लियर हेडेड, दूसरी होती है आयरन स्पिरिट, तीसरी होती है लॉर्ड ऑफ विंटर। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे एक खरीदना है, तो वो एक क्लियर हेडेड पावर खरीद लेता है जो इसको किसी भी रैशनल डिसीजन लेने में मदद करता है। अगर अपना बंदा किसी भी घटिया सिचुएशन में होगा तो उसको काम रहने में और अच्छा डिसीजन लेने में मदद करेगा। इन सब के बाद लेवल 8 की तरफ बढ़ता है। उसका थीम होता है रेडिकेशन, और इस ट्रायल में इसको लीच को हराना होगा। वो अंदर पहुंचता है और उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन ही स्केलेटन होते हैं। एमसी सोचता है कि क्या मुझे ये नंबर के हिसाब से हराना चाहते हैं। वो उनके ग्रुप के सामने कूदता है और सोचता है कि ये तो मेरे आर्मर पे डेंट भी नहीं लगा सकते, और वो अपनी पावर से उन सभी को मारने लगता है। लेकिन इन सबको मारने के बाद भी उसकी प्रोफेंसी 0.08 से बढ़ रही होती है। फिर भी वो उन स्केलेटन्स को मारना नहीं भूलता। तभी उसे एक साउंड आती है कि उसकी टेरिटरी में कौन घुस गया है। अपना बंदा सोच रहा था है कि ये कौन है, और अपने अनडेड समन करता है। वो उसका अनडेड समन दूसरे स्केलेटन को मारने लगता है। एमसी सोचता है कि ये भी स्केलेटन है, लेकिन शायद से ये मेरी साइड होगा, और फिर वो उसको छोड़कर बॉस की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसे वो बॉस दिख जाता है और हमें दिखाया जाता है एक लीच अपने बंदे से कह रहा होता है कि तुम जैसे लीच मोर्टन ने मेरी टेरिटरी में आने की हिम्मत कैसे की, और वो 2 गोलम्स को समन करता है। लीच कह रहा होता है कि अब तुम्हें पता चलेगा किसी की टेरिटरी में घुसने का क्या परिणाम होता है। एमजी उसकी बात काटते हुए कह रहा होता है कि बस इतना ही, क्या तुम्हारे पास इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है? मुझे लगा कि तुम थोड़े से स्ट्रॉन्ग होगे, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। लीच गुस्सा होते हुए अपने गोलम्स को ऑर्डर देता है कि उसका मुंह तोड़ दो। दोनों गोलम अपने एमसी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अपना एमसी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों गोलम का सर काट देता है। लिटरली एक ही बार में सर काट देता है, और वो लीच के सामने खड़ा होता है। तभी नोटिफिकेशन आती है कि उसकी प्रोपेंसी 1.2% से बढ़ गई है। तभी हमें उस लीच को दिखाया जाता है जो कि अभी मरा नहीं है, उसके दोनों पैर काट दिए होते हैं। वो कह रहा होता है कि तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। एमसी लीच को मारने ही वाला होता है, तभी उसकी निगाह एक किताब पर पड़ती है। उसे देख के सोचता है, उसे पता चलता है कि यह किताब मॉन्स्टर को कंट्रोल करने में उसकी मदद कर सकती है। तो इसका मतलब है कि वो अपनी प्रोफेंसी के साथ इस किताब का अच्छे से यूज कर सकता है। फिर एमसी उस किताब को लीच की तरफ फेंकता है और कहता है कि अपने गार्ड्स को समन करो। लीच पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। एमसी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता होता है कि अगर तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है। लीच कहता है कि ठीक है, तुम क्लोज मत आओ, मैं करता हूँ, लेकिन मुझे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लीच सोच रहा होता है कि वे गार्ड्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन इसने अपने एमसी पर एक भी खरोच क्यों नहीं लगा पाया। एमसी उसके पीछे डैगर लाते हुए कह रहा होता है कि तुम बात करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी लीच अपना स्पेल कास्ट करता है और दोनों गोलम फिर से समान हो जाते हैं, और एमसी उन्हें एक ही बार में काट देता है। लीच कहता है कि क्या तुम अब सेटिस्फाई हो। अपना एमसी कहता है कि ये तो अभी शुरू ही हुआ है, और उससे बार बार और लगातार कई बार गार्ड्स को समन करवाता है, जिससे उसकी प्रोफेंसी बढ़ाने में मदद हो रही होती है। लीच भी कह रहा होता है कि ये कितनी देर तक चलेगा। एमसी मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि हम तब डन होंगे जब मैं कहूंगा। एक गोलम अपने पंच मार रहा होता है, लेकिन अपना बंदा उसे एक हाथ से रोकता है और उसका गला काट देता है, जिससे उसकी प्रोफेंसी बढ़ रही होती है। और उसने इतने सारे गार्ड्स मार दिए हैं, उसकी प्रोफेंसी 100% पहुंच चुकी है, और उसका नेक्रोमेंसी ग्रेड 1 ग्रेड से बढ़ चुका है। और उससे ये फील भी होता है कि उसका नेक्रोमेंसी ग्रेड अब सी लेवल पर पहुंच चुका है। एमसी लीच की तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम्हारा काम यहाँ खत्म हुआ, और उसका भी गला काट देता है। और उसकी एक नई अचीवमेंट भी अनलॉक हो जाती है, द डेविल में वीप, और उसकी प्रोफेंसी 17.4 से बढ़ जाती है, और उसकी डेथ स्पिरिट भी एक्वायर कर लेता है। लेवल को कंप्लीट करने के बाद उसे 30,000 पॉइंट्स मिलते हैं, और 700 एसपी पॉइंट मिलते हैं, और 300 पॉइंट बोनस के। वो लेवल 9 की लॉबी में लौटता है और उसे नोटिफिकेशन आती है कि आप गॉड ऑफ टावर के जरिए ऑब्जर्व किए जाओगे।
और उसके जो स्किल परचेज की स्टोर होता है वो भी ग्रेड सी से बढ़ चुका होता है। वो अपनी स्टेटस विंडो को देखता है जहाँ की हमें पता चलता है कि अपना बंदा सी ग्रेड का हंटर बन चुका होता है। लेवल अपग्रेड होने के बाद उसके प्रोफेंसी में एक नया इफेक्ट ऐड हो जाता है जो कि होता है किसी भी डेड स्पिरिट को एक्वायर करने के बाद उसकी सेम प्रोफेंसी लेवल को भी ऑब्टेन कर सकता है। वो इस स्किल से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो अब डेड स्पिरिट की स्किल भी एक्वायर कर सकता है। सोचता है कि लेवल 8 तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, पर मैं ये नहीं कह सकता कि लेवल 9 कैसा होगा, तो मुझे रेडी रहना चाहिए। लगता है मेरा डैगर और शील्ड ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे। वो स्किल स्टोर में एंटर करता है और वो स्टोर से एक बेसिक स्वॉर्ड फाइटिंग की स्किल परचेज करता है, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये सभी बेसिक मैजिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को एक्वायर कर सकता है और जब भी इसका इस्तेमाल होगा तो ये मैजिक की नॉलेज को बढ़ाएगा। उसके बाद वो अपने हंटर स्टाइल डैगर के साथ उस बेसिक स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल को फ्यूज करने लगता है, जो फ्यूज होने के बाद एक डीमन स्लेयर स्टाइल स्किल बन जाती है। और उसके बारे में बताया जाता है कि वो जब भी अपना मॉन्स्टर को मारेगा तो उसकी स्पीड मॉन्स्टर को मारने की बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये देख के एमसी खुश हो जाता है और सोच रहा होता है कि शायद से मुझे इसका एक बार इस्तेमाल और करना चाहिए, और वो और स्किल्स को फ्यूज करने लगता है। फ्यूज करने के बाद उसके पास स्टील रीजन आशिन ब्लड स्किल आ जाती है। आशिन ब्लड स्किल का हमें यूज़ बताया जाता है जब भी अपने बंदे को डैमेज पड़ेगा तो उसका 40% पेन अब्जॉर्ब कर लेगी। वो इस स्किल का ट्राई करने का सोचता है और सोचता है कि मुझे अब लॉबी की हीलिंग स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो लॉबी की हीलिंग स्किल को बंद कर देता है। फिर वो अपना हाथ कई बार काटता है लेकिन फिर भी उसका हाथ फिर से रीजनरेट हो जाता है, और ये देख के खुश हो जाता है कि अब उसे हील करने के लिए वापस पहले लॉबी में नहीं आना पड़ेगा। पहले मुझे डेड स्पिरिट शील्ड करती थी लेकिन अब तो मुझे डेड स्पिरिट शील्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो इसी खुशी में लेवल 9 पे पहुंच जाता है जिसका थीम होता है अरीना। उसको सभी मॉन्स्टर को किल करने होते हैं। उसे एक नई स्किल मिल जाएगी, कॉल ऑफ द विल्ड। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी सेफ नहीं है, इस वर्ल्ड में इन्वेट किया गया है किसी दूसरे एक मार्शल आर्ट वर्ल्ड में से। और वो इन्वेडर अपने एमसी के सामने ही खड़ा होता है। वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सेनोक है और मैं सीनियर एल्डर हूँ ग्रेट मार्शल आर्ट का। सिस्टम दोबारा उसको नया ऑब्जेक्टिव मिलता है जो उसे ही मारना होता है। फिर हमसे पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। वह बुड्ढा कह रहा होता है कि ठीक है, किसी भी मैच से पहले एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमसे सोचता है कि ये बंदा कोई भी गुड इंटेंशन से तो नहीं आया है, तो फिर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना क्या ही मतलब बनता है। बुड्ढा कह रहा होता है कि तुम्हें तो मैनर्स का जरा भी तमीज नहीं है। एमसी मन में सोच रहा होता है कि किसी भी दूसरे वर्ल्ड से आए हुए इन्वेडर नॉर्मल पर्सन क्यों नहीं होते। बुड्ढा अपनी तलवार निकालते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन अपना बंदा अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसे डोज कर लेता है। बुड्ढा कहता है कि मैंने तुम्हारी स्किल को जांचने में लगता है कुछ गलती कर दी। एमसी कहता है कि तुम जेंटलमैन बनने का नाटक बंद करो। तुमने ना जाने कितने लोग मारे होंगे एक अच्छा रिवॉर्ड पाने के लिए। तुम्हारे दिखावा करने से यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। बुड्ढा गुस्सा होते हुए अपनी तलवार उठाता है, अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है, जिससे अपना बंदा 5 सेकंड के लिए कुछ भी देखना बंद हो जाता है। तभी एक अटैक को डिटेक्ट करते हुए उसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। एमसी इसका फायदा उठाते हुए उसे अटैक से बच जाता है और उसको नई अचीवमेंट भी मिल जाती है, डांसिंग इन द डार्क। एमसी अपनी तलवार को स्विंग कर रहा होता है अपने आप को डोज करने के लिए। तभी अंधेरा चढ़ता है और बुड्ढा उससे दूर खड़ा होता है। बुड्ढा फिर अपने एमसी से पूछता है कि तुमने मूव्स को कैसे प्रेडिक्ट किया, लेकिन अपना मतलब कोई भी जवाब नहीं देता। वो अपना स्टैंस लेता है और अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और बुड्ढे पर अटैक करता है, लेकिन बुड्ढा भी उस अटैक को रोक लेता है। अपना बंदा उस पर किक करने की कोशिश करता है लेकिन बुड्ढा बच जाता है। बुड्ढा एमसी पे तलवार चलने की कोशिश करता है लेकिन एमसी बच जाता है। एमसी अपनी टांग उसके हाथ पर लगा देता है। बुड्ढा भी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कह रहा होता है कि ये छोटी मोटी ट्रिक मुझ पे काम नहीं करेंगी। एमसी भी देख के शौक हो जाता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये बुड्ढा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बुड्ढा अपने एमसी को वॉर करते हुए कह रहा होता है कि अब मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ, और तलवार को उठाते हुए फिर से वो अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है, जितना अपना बंदा 5 सेकंड के लिए फिर से ब्लाइंड हो जाता है। उसकी तरफ अटैक आ रहा होता है और उसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। फिर से अपना बंदा उसका डोज होते हुए कह रहा होता है कि इसके अटैक पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं। इसी दौरान उसका यूनिक इफेक्ट जिसके कारण उसका डैमेज 10% से घट जाता है, लेकिन फिर भी जब उसके पास एक स्वॉर्ड अटैक आता है तो उसे रोक नहीं पाता और उसका हाथ कट जाता है। उसकी पेन रेजिस्टेंस स्किल एक्टिवेट होता ही है, जिससे उसका 40% डैमेज रिड्यूस हो जाता है और बुड्ढा अपने एमसी को दूर फेंक देता है। इस बात का फायदा उठाते हुए एमसी एक पत्थर लेता है और बुड्ढे की तरफ पीछे से हमला करता है। बुड्ढा उसको एक ही बार में अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। इसका फायदा उठाते हुए एमसी जल्दी से अपना हाथ को रीजनरेट कर लेता है। बुड्ढा एमसी से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास ये छोटी मोटी ट्रिक्स के अलावा और भी कुछ नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट की कुछ ट्रिक्स होंगी,
एमसी उसे अपना हाथ फ्लैक्स करते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इनर ट्रेट मिला है टावर ऑफ ट्रायल से। अगर बंदा अपनी स्पीड को 70% से इंक्रीज कर लेता है अपनी स्किल को ओवरलैप करके। बुड्ढा एमसी से कहता है कि एक स्वॉर्डमैन को किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। बुड्ढा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और अपना एमसी उस पर हमला कर देता है और एमसी उससे कहता है कि मैं बताता हूँ एक छोटी सी ट्रिक से मरना कैसा होता है। बुड्ढा अपने एमसी का डैगर रोक लेता है और उसकी कुछ पास्ट स्टोरी बताई जाती है। वो कह रहा होता है कि मैंने हजारों डंजन्स को इन्वेट किया है और मैंने उन चैलेंजर्स को भी हराया है जो अपने आप को महान मानते थे और जो लोग पृथ्वी से आते थे और जो इनमें पृथ्वी के लोग इन्वेट करते थे वे मेरा बाल भी नहीं छुपाते थे। मेरा सोर्ड इंटेंट हर किसी को एक ही बार में हराने में मेरी मदद करता था, लेकिन अब ये सिचुएशन भी ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन बुड्ढा एमसी के सामने डगमगा रहा होता है। एमसी बुड्ढे को कई सारे स्लैश मारते हैं जिससे बुड्ढे के शरीर पे कट के निशान बन जाते हैं। कभी एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि एमसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि उसने एडमिन का ध्यान खींच लिया है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि एडमिन एमसी की स्किल से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है। एमसी बुड्ढे से कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि स्किल एक ट्रिक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बुड्ढा एमसी को गंदी निगाह से देख रहा होता है। एमसी अब उसके अटैक पैटर्न से यूज्ड हो चुका है। तभी वो अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करता है। बुड्ढा अपने एमसी पे गुस्से होते हुए कह रहा होता है कि तुम डेमोनिक ट्रिक यूज कर रहे हो, मैं तुम्हें 2 हिस्सों में काट दूंगा। तभी बुड्ढे का अटैक अपने एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है। एमसी अपनी अल्टीमेट ट्रेड स्किल एक्टिवेट करता है जिससे अपने बंदे की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए और स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बुड्ढे को 2 हिस्सों में काट देता है और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए नोटिफिकेशन भी आ जाती है। और वो बुड्ढे की डेथ स्पिरिट्स अब्सॉर्ब करना नहीं भूलता जिससे उसकी स्किल लेवल इंक्रीज हो जाती है 27%। लेवल कंप्लीट करने के बाद उसे रिवॉर्ड मिलते हैं, 6 सेंथ मिलता है, 35,000 पॉइंट मिलते हैं और 1000 पॉइंट एसपी के मिलते हैं। वो लॉबी में दोबारा लौटता है और उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रही होती है कि एडमिन वाइट ग्रेन्स आपसे इंप्रेस हो चुका है। एडमिन नॉर्दर्न बीस्ट आपकी इंप्रेसिव स्किल्स को देख के पागल हो चुका है। एडमिन लॉर्ड ऑफ द नाइट आपकी परफॉर्मेंस से एंटरटेन हुआ है। एडमिन हीरो ऑफ द ब्लैक शीट आपकी कॉम्बैट्स एबिलिटीज को बहुत ही सराहना करता है। एमसी भी ये सारी नोटिफिकेशन देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि उसका सिस्टम एक्सपेंड हो चुका है और एमसी ये जान के भी खुश हो जाता है कि एडमिन उसे देख रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं। लगता है मुझे अब थोड़ी सी तो प्राइड मिलने वाली है। और उससे नोटिफिकेशन आता है जो आयरन और ब्लड की वर्ल्ड के जो एडमिन होती है उससे भी मैसेज आया होता है कि वो एडमिन भी अपने एमसी से बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसको घमंडी ना होने के लिए सलाह भी देती है। और एडमिन वाइट क्रेन आपके कॉन्ट्रैक्ट ओनली स्टोर में एक पावर ऐड करना चाहता है, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है कि क्या ये एडमिन मुझे फ्री में पावर देना चाहता है। आयरन ब्लड एडमिन की तरफ से उसे नोटिफिकेशन आया था कि वो अलाउ करता है आपको एक्सेप्ट करने के लिए और वो सलाह भी देता है कि दूसरे एडमिन से गिफ्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसके फेवर अर्न करना बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए बढ़िया होगा। एमसी को लगता है कि इस फेवर के चक्कर में लगता है वे मुझसे कुछ भी रिटर्न में चाहते हैं, फिर भी मैंने कुछ महीनों से गिफ्ट रिसीव नहीं किया है, मुझे ले लेना चाहिए। और उसके कॉन्ट्रैक्ट ओनली स्टोर में एक स्किल ऐड हो जाती है। व्हाइट क्रेव एडमिन कहता है कि मेरे इस फेवर को तुम याद रखोगे। एमसी भी हाँ में बढ़ते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स। नोटिफिकेशन आता है कि आप लेवल 10 लॉबी में एंटर कर चुके हो और आपका सिस्टम एक्सपेंड हो चुका है, अब तुम कॉमन एरिया में एंटर कर सकते हो। एमसी ये नाम सुनकर थोड़ा सा भी शौक हो जाता है कि कॉमन एरिया, लेकिन उसे ध्यान आता है कि क्या एडमिन मुझे लॉबी में भी देख सकते हैं। एमसी आवाज़ करता है कि क्या मुझे अभी भी कोई देख रहा है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट ओनली स्टोर को ओपन करता है जिसमें पावर में एक नई पावर ऐड हो चुकी है, इंटेंट और सोरा सी क्लास की। इसका डिस्क्रिप्शन भी बेसिकली ऐसा होता है कि आपको मार्शल आर्ट की नॉलेज आ गई है और आप अपने वेपन्स मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देख के एमसी भी सोच रहा होता है कि क्या मैं मैजिक को अपने वेपन में डालकर यूज़ कर सकता हूँ। तभी उसे पता चलता है कि उसने स्टोर का दूसरा पेज भी अनलॉक कर लिया है जिस कैटेगरी में भी पावर होती हैं, जिसमें होती हैं टोटल रिजर्वेशन, आयरन ब्लड सोर्ड और टच ऑफ डेथ। एमसी भी सोचता है ये तो गेम चेंजर स्किल्स हैं, लेकिन उसके पास 2000 एसपी होती हैं, तो इस केस में मैं सिर्फ एक ही बाय कर सकता हूँ। और वो बॉडीली रिजर्वेशन को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो अब अपने डैगर में मैजिक डाल लेता है। वो सोचता है कि मुझे और एसपी की ज़रूरत पड़ेगी। वो बूढ़ा आदमी जो लेवल 9 पे आया था उससे फाइट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मुझे उस जैसे एनिमी से ताकतवर बनना होगा तो मुझे और भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी। और वो इंटेंट सोडोरा को भी परचेज कर लेता है जिससे उसकी डैगर की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और अपने डैगर को ट्राई कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि डैगर में मैजिक भरने के बाद इसको चलाना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फील हो रहा है। अल्टीमेट ट्रेड फोर्स करती है सोड को
कि वो मैजिक एनर्जी की वजह से एक्सप्लोजिव वेव को थ्रो करे और वो सोड में इस तरह बहती है जैसे कि कोई एक रिवर हो। और जैसे ही अपना एमसी इंटेंस सोड ओरा को एक्टिवेट करता है, उसका मैजिक एनर्जी 2% से एग्जॉस्ट हो जाती है। जैसे ही अपना एमसी इंटेंट सोड ओरा को एक्टिवेट करता है, उसकी मैजिक एग्जॉशन इंक्रीज होने लगती है 2% से। शिवे देख के सोच रहा होता है कि इसका मैजिक एग्जॉशन 2% से बढ़ रहा है हर मिनट, तो इसको पूरी तरह 100% होने में 50 मिनट्स लगेंगे। और वो सोड इंटेंट ओरा को डिएक्टिवेट कर देता है और वो अपने आप को याद दिलाता है कि मुझे इसके साथ केयरफुल रहना चाहिए। और उसे याद आता है कि उसे लेवल 9 में एक 6th सेंथ रिवॉर्ड मिला था। उसका इफेक्ट होता है कि अपने बंदे को डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। फिर वो सोचता है कि इसे छोड़ते हैं, कॉमन एरिया के बारे में क्या सोच रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि कॉमन एरिया ऐसा है जो दूसरे बंदे के साथ, जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, उनके साथ मिलना जुलना और बातें करने या फिर किसी को चैलेंज करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तभी उसे एक मैसेज दिखता है जो बंदा कह रहा होता है कि एक बंदा मुझसे पावर को ट्रेड करना चाहता है। एमसी को भी पता चल जाता है कि वो एडमिन से भी ट्रेड कर सकता है। ये मैं खुद देखना चाहूँगा। तभी हमें कॉमन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा एंटर कर रहा होता है जिसके साथ एक लड़की भी होती है। वो सोच रहा होता है कि मैंने इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपने सारे क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तभी वो उस लड़की के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उन्हें एक गैंग देख रही होती है। एक बंदा कह रहा होता है कि मैंने इसकी एक बार प्रोफाइल देखी थी, ये साउथ कोरिया से है और उसका हंटर ग्रेड ए है। तब उसका बॉस कह रहा होता है कि ओह, मैं थक चुका हूँ इन कोरियन हंटर्स को देख देख कर। मैंने सुना है कि हम इस कॉमन एरिया में किसी भी आदमी को मार सकते हैं, क्या ये सच है? तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की आगे निकल गई होती है और वो बंदा पीछे रह गया होता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें वीक कर दिया गया है और तुम्हारी सभी स्किल्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया है और तुम्हें पैरालाइज कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन देख के वो बंदा भी शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है कि मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसके पीछे से हंसने की आवाज आती है, और कोई नहीं, वही गैंग होती है। और वो बंदा कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। वो बॉस भी कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ? मैं तुम जैसे कोरियन को देख देख के थक चुका हूँ, मुझे लगा कि तुम इस बारे में तो जानते ही होगे। ये वो बंदा भी शौक हो जाता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉमन एरिया में लोगों को मारा जाएगा। तभी उसके पीछे से उसी लड़की की आवाज़ आती है। वो उसके रुकने को कहती है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुमने उसे जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी पूरी कम्युनिटी के सामने। वो बंदा खड़ा होता है। वो कहता है कि ठीक है, फाइन, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। अगर तुम ये हमारे लिए करती हो तो बेशक मैं तुम्हें जाने दूंगा। और इस लड़के को भी। वो लड़की घबरा के कह रही होती है कि ये क्या, तुम क्या करना चाहते हो? वो लड़का क्रीपी वे में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अगर तुम नहीं कर सकती तो ये सब मुझे करने दो। लेकिन ये भूल जाता है कि उसके पीछे से अपना बंदा गुजर रहा होता है। वो पूछता है कि ये बंदा कौन है। वो अपने बंदे को आवाज़ मारता है और अपना एमसी पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। वो बॉस भी कह रहा होता है कि और तुम्हें क्या लगता है मैं किससे बात कर रहा हूँ? ज़रा 1 मिनट रुको, तुम भी तो एक कोरियन हो, है ना? और तभी सभी मिलकर अपने एमसी पर हमला कर देते हैं। एमसी की तरफ भी अटैक बढ़ रहे होते हैं और एमसी सोच रहा होता है कि मुझे लगा मैं यहाँ से शांति से निकल जाऊंगा, और अपनी जजमेंट और मैजिक रेजिस्टेंस स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे अपना एमसी पूरी मैजिक एनर्जी से डिफेंस हो जाता है। ये देखकर बॉस भी शॉक हो जाता है। फिर अपना एमसी डैगर निकालते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें याद होना चाहिए कि ये सब किसने स्टार्ट किया था।